अध्याय 291 अंदरूनी जानकारी। बेल ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, श्री झाओ हाई, क्या आप वाकई मजाक नहीं कर रहे हैं? क्या आप सचमुच वेल्स के सिर कलम करने की रक्त शपथ वाले भाई हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, इसलिए मुझे फाइटिंग बुल सरदार के बारे में जानकारी चाहिए, ताकि भाई वेल्स द्वारा फाइटिंग बुल कबीले के खिलाफ किया गया जवाबी हमला अधिक सफल हो सके। बेल खड़ी हो गई और बुदबुदाते हुए 2 बार आगे पीछे चली। वाह वाह, ये तो स्वर्ग की इच्छा है, यह अवश्य ही ईश्वर की इच्छा होगी। झाओ हाई ने बेल के उत्साहित चेहरे को हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेल इतना खुश क्यों था। बेल को शांत होने में थोड़ा समय लगा। उसने झाओ हाई की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी हैरानी का भाव था। झाओ हाई हंसे बिना नहीं रह सका और फिर बोला, श्रीमान झाओ हाओ, आप सचमुच एक भाग्यशाली सितारे हैं, ब्लैक मैजिशियन लीग के सबसे बड़े भाग्यशाली सितारे। इससे झाओ हाई और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने बेल की तरफ देखा और पूछा, क्या हो रहा है मिस्टर बेल? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? बेल ने झाओ हाई के चेहरे की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दिखाई और फिर बैठ गया। शराब के नशे में चूर बेल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, श्रीमान झाओ हाई, क्योंकि आप अभी अभी लीग में शामिल हुए हैं, इसलिए आपको अंदरूनी मामलों के बारे में कुछ जानकारी तो होगी ही। दरअसल इस बार हरक्यूलिस बुल का मामला वास्तव में ब्लैक मैजिशियंस लीग और रेडियंट चर्च के बीच एक प्रतियोगिता है, एक अलग ही स्तर की प्रतियोगिता। झाओ हाई ने घूरकर देखा, फिर बेल की ओर देखकर कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि फाइटिंग बुल्स की मदद करने वाला मानव विशेषज्ञ रेडियंट चर्च से था? बेल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह व्यक्ति रेडियंट चर्च से था। दरअसल रेडियंट चर्च लंबे समय से बीस्टमैन प्रेरी पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। उन्होंने व्यापार के माध्यम से जनजातियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बीस्टमैन हमेशा से अपने साथी बीस्टमैन पर विश्वास करते आए हैं, इसलिए चर्च कई मौकों पर असफल रहा। जब यह मामला हमारे काले जादूगरों के संघ को पता चला तो स्वाभाविक रूप से हमें इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। अगर हमने चर्च के नियंत्रण को जानवरों जैसे प्राणियों तक पहुंचने दिया तो भविष्य में हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए हमने जानवरों जैसे प्राणियों के साथ उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। जब हमें पता चला कि चर्च लड़ाकू सांडों के साथ सहयोग करना चाहता है तो हमने उनकी योजना को कई बार नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। आखिरकार वे लड़ाकू सांडों के सरदार को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गए। संघ हरक्यूलियन सांडों के साथ गठबंधन करना चाहता था, लेकिन उनके कबीले का सरदार परंपराओं का कट्टर अनुयायी है, वह इंसानी मदद नहीं चाहता था, इसलिए हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। बेल ने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, अगली बात जो हमें पता चली वो ये थी कि उन्होंने फाइटिंग बुल्स की मदद के लिए एक 9वें दर्जे के योद्धा को भेजा, जिसने फाइटिंग बुल्स को हरक्यूलियन बुल्स को एक ही झटके में खदेड़ने में मदद की और इस तरह गायसिर वाली जाति का शाही खानदान बन गया। आप कह सकते हैं कि मैदान पर आक्रमण करने में ये उनकी पहली सफलता थी, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब जब आप वेल्स के सिर कलम करने की शपथ लेने वाले भाई बन गए हैं तो आप खुलेआम उसकी मदद कर सकते हैं। आपके पीछे ब्लैक मैजिशियंस का संघ खड़ा रहेगा। यहाँ तक कि अगर रेडियंट चर्च भी 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को भेजे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, संघ आपकी रक्षा के लिए 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को भेजेगा। झाओ हाई एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चर्च और लीग के बीच लड़ाई इस हद तक पहुंच जाएगी। फिर भी उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लीग का इसमें भाग न लेना ही बेहतर होगा। आप जानते ही हैं कि पशु मानव कई वर्षों से मनुष्यों के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और वे मूर्ख नहीं है। मैदानी इलाकों में गाय सिर वाली जाति को मध्यम श्रेणी की जाति माना जा सकता है, इसलिए वास्तव में बड़ी युद्धक जातियां उनके संघर्ष की परवाह नहीं करेगी। लेकिन अगर उन युद्धक जातियों को पता चल जाए कि मनुष्यों ने पशु मानवों को नियंत्रित करने की कोशिश की है तो चाहे कोई भी संगठन हो, उन्हें पशु मानवों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा और इससे युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध में सबसे आगे रहना हमारी लीग के हित में नहीं है। इसके अलावा मैं इस जानकारी का उपयोग रेडियंट चर्च के कर्मियों को निपटाने के लिए भी कर रहा हूँ, इसलिए लीग इसमें भाग न लेने का विकल्प चुन सकती है। बेल दंग रह गया। फिर उसने झाओ हाई की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, चलो आपकी सलाह के अनुसार ही करते हैं। ऐसा लगता है कि रेडियंट चर्च के साथ आपकी दुश्मनी की अफवाह सच है। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, फिर उसने हाथ हिलाया। उसके सामने सफेद जादुई चोगा पहने एक अजन्मा प्राणी प्रकट हुआ। उसने बेल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ये चर्च का सफेद चोगाधारी बिशप है, अब यह मेरा सेवक है। बिशप का नाम लिंसे बेकर था, जो काले जादूगरों के संघ में कुख्यात था, और उसका पिता लाल चोगाधारी आर्क बिशप था। झाओ हाई उसे बेल को यह दिखाने के लिए लाया था कि वास्तव में उसे रेडियंट चर्च से नफरत है। बेल्स लिंसे बेकर को भी जानता था, इसलिए जब झाओ हाई ने उसका परिचय कराया तो बेल्स चौंक गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। तुमने ये कैसे किया? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि लाइट मैजिशियन को एडवांस स्टैंडर्ड में नहीं बदला जा सकता? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ हिलाया और बेकर गायब हो गया। उसने जवाब दिया, मेरी जादुई छड़ी काले जादू के विभिन्न रूपों को कर सकती है। ही। बेल ने आगे कोई टिप्पणी नहीं की। वह जानता था कि प्रत्येक जादूगर के अपने रहस्य होते हैं, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने बस सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक आम काले जादूगर से भी अधिक निर्दयी होगे, एक श्वेत बिशप को तुरंत मार डालोगे। झाओ हाई मुस्कुराया, ऐसा नहीं था। उस समय 5 और लोग थे। 5 तेजस्वी बिशपों ने 18 तेजस्वी घुड़सवारों के साथ हमला किया, लेकिन अंत में मैंने उन्हें पराजित कर दिया। श्री मारू भी वहां थे। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। मुझे फाइटिंग बुल्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए जो आप जानते हो। बेल ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, फाइटिंग बुल कबीला लंबे समय से हरक्यूलियन बुल्स के साथ अपने टकराव की तैयारी कर रहा था, लेकिन हरक्यूलियन बुल्स पर हमले में उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान हुआ। मूल रूप से उनके कबीले की कुल संख्या 800,000 थी, जिसमें 250,000 सैनिक उपलब्ध थे, और यदि उनके दासों को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी सेना लगभग 400,000 तक पहुंच जाती। हरक्यूलियन बुल्स लगभग 10 लाख लोगों का एक विशाल कबीला है। उनकी उपलब्ध सेना 300,000 है, और यदि हम उनके दासों को भी शामिल कर लें तो ये लगभग 500,000 तक पहुंच जाती है।
लेकिन हरक्यूलियन बुल्स ने यह नहीं सोचा था कि फाइटिंग बुल्स उन पर हमला करेंगे, वह भी उनके 9वें स्तर के विशेषज्ञ पर। उनकी हार ने उनके मनोबल को गिरा दिया था। साथ ही गैसोल द्वारा अपने पिता की हत्या करके उन्हें सरदार पद से हटाने के प्रयास और अपने भाई की हत्या की साजिश ने हरक्यूलियन बुल्स के मनोबल को डगमगा दिया था। जब फाइटिंग बुल्स ने हमला किया तो गैसोल वहां मौजूद नहीं था। हरक्यूलियन बुल्स उनके पास कमान की पूरी श्रृंखला नहीं थी, इसलिए उन्हें जल्दी ही खदेड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने फाइटिंग बुल्स के लगभग 50,000 सैनिकों को भी नुकसान पहुंचाया। अब फाइटिंग बुल्स की सेना में केवल 200,000 सैनिक बचे हैं। गुलाम सैनिकों को मिलाकर यह संख्या लगभग 300,000 हो जाएगी, लेकिन इस बार उनके पास मदद के लिए कोई मानव विशेषज्ञ नहीं था, क्योंकि उनका पीछा 9वें दर्जे के बीस्टमैन विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा था। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि वर्तमान में फाइटिंग बुल सेना में केवल लगभग 300,000 सैनिक हैं और इनमें से 100,000 गुलाम सैनिक हैं। यह अच्छी खबर है। वेल्स का जवाबी हमला कब तैयार होगा? बेल ने झाओ हाई से पूछा। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अभी तक पता नहीं चला है। इस बार हरक्यूलियन बुल्स को भारी नुकसान हुआ है। ये सर्दी बहुत दुखद रहेगी। मैं तो सिर्फ ब्रदर वेल्स के लिए जानकारी जुटाने का काम कर रहा हूँ। उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। और ब्रदर वेल्स अपने पिता की तरह ही हैं, एक बहुत ही पारंपरिक व्यक्ति। उन्हें अभी भी इंसानों से मदद मांगने में झिझक होती है। बेल को झाओ हाई की बातों पर कोई संदेह नहीं था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी यही सोचा था, वरना बूढ़ा हरक्यूलियन बुल कुलपिता वेल्स को अपना सिंहासन नहीं सौंपता। गैसोल के बारे में तो उसने शुरू से ही नहीं सोचा था। ठीक है, तुम कब मानव क्षेत्र में लौटोगे? शायद उस समय हम सहयोग कर सके। झाओ हाई ने बेल की ओर देखा, कड़वी मुस्कान के साथ बोला, श्रीमान बेल, क्या आप सच कह रहे हैं? आपको अक्सू साम्राज्य के साथ मेरी मौजूदा स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। आजकल हर कोई इसी बात पर शोर मचा रहा है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि आप मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर यह जानकारी सबको पता चल गई तो आप रेडियंट चर्च और दक्षिणी राजा के निशाने पर भी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आपकी मौजूदा पहचान को बनाए रखना लीग के लिए कहीं अधिक फायदेमंद है। झाओ हाई की बात पर बेल ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर तुम मुझे दे दो तो मैं इससे बहुत पैसा कमा सकता हूँ। झाओ हाई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि मुझमें बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन इन्हीं खूबियों की वजह से मुझे एक्सू साम्राज्य में इधर उधर भटकना पड़ा। आप मेरी तरह नहीं बनना चाहेंगे। ठीक है, हम दूसरे तरह का व्यापार कर सकते हैं। ये व्यापार तो बिल्कुल बढ़िया है। बेल ने झाओ हाई को हैरानी से देखा और पूछा, क्या काम है? झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दूध की शराब। क्या आप इसे इंसानों को बेचना चाहते हैं? मुझे पता है कि दूध की शराब को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, लेकिन मेरी शराब अलग है। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इसके स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसे आजमाने के इच्छुक लोग जरूर होंगे। बेल घूर रहा था। सच कहूं तो हालांकि वह कई बार मैदानों में जा चुका था, फिर भी उसे दूध की शराब का स्वाद पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें भेड़ के मांस की अजीब सी गंध आती थी और उसका स्वाद ऐसा नहीं था जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ हाई उसकी दूध की शराब के बारे में इतने मोहित भाव से क्यों बात कर रहा था। क्या ये कोई जानवर था? झाओ हाई ने बेल के हाव भाव को देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें मेरी दूध वाली शराब चखनी होगी, तभी समझ आएगा। ठीक है, लीग के साथी सदस्यों के रूप में अपनी मुलाकात का जश्न क्यों न मनाएं? क्यों न तुम जाकर कुछ अर्गाली भून लो। दूध वाली शराब का इंतजाम मैं कर लूंगा। झाओ हाई को देखकर बेल अचानक हंस पड़ा। उसे लगा कि झाओ हाई लीग के बाकी सदस्यों से कहीं ज्यादा दिलचस्प व्यक्ति है। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े नौकर को इशारा किया, कैसी, जाओ एक अर्गाली मछली मारकर भूनो और कप्तान को भी बुला लो, आज हम सब मिलकर खूब शराब पेंगे। कैसी मान गई। फिर वह भुना हुआ मांस सजाने के लिए मुड़ गई। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, तो मैं जाकर कुछ सब्जियां और दूध की शराब तैयार कर लेता हूँ, शिविर में मिलते हैं। बेल ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई, लौरा और मेग को लेकर अपने तंबू की ओर लौट गया। अध्याय 292, जीवन के प्रति एक समझ। झाओ हाई और लौरा अपने तंबू में लौट आए, लेकिन तुरंत बाहर नहीं निकले। लौरा ने उत्सुकता से झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, भाई हाई, आपने बेल को यह नहीं बताया कि भाई वेल्स तुरंत जवाबी हमला करेंगे? क्या आपको डर है कि वह ये खबर फैला देगा? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि बेल भी लीग का सदस्य है, फिर भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी ही चाहिए। किसी भी हालत में बेहतर यही होगा कि हम ज्यादा सतर्क रहें, ताकि इस बार वेल्स का जवाबी हमला सफल हो सके। इस बार वेल्स का हमला पूरी तरह से अचानक हमले पर निर्भर है। अगर हमें पता चल गया कि वह कब जवाबी हमला करेगा तो योजना विफल हो सकती है, इसलिए हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लौरा ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूं तो अगर बेल ब्लैक मेजेस लीग का सदस्य नहीं होता तो वे उससे संपर्क भी नहीं करते। आखिरकार बेल की प्रतिष्ठा वाकई बहुत खराब है। मेग ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर बेल एक अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमें कुछ गुप्त जानकारी दी है। फिर भी युवा मालिक उनसे सावधान क्यों है? झाओ हाई ने मेग और भोले भाले नीर को तिरछी मुस्कान के साथ देखा। लौरा ने भी सिर हिलाया। मेग और नीर ऐसे लोग थे जो किसी भी बात पर आसानी से कोई राय नहीं बनाते थे। उनके लिए अगर कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वह व्यक्ति अच्छा ही होता है। इस सोच के साथ अगर कोई उनकी रक्षा नहीं करता तो उनके साथ धोखाधड़ी होने और दिवालिया हो जाने की पूरी संभावना थी। झाओ हाई उनकी आंखों में और अधिक नहीं देख सका। उसने कहा, बेल एक अच्छा इंसान है और वह काले जादूगरों के संघ का एक साथी सदस्य भी है, इसलिए उसे हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में जितने कम लोग जानते हो उतना ही बेहतर है। वैसे भी आपको ये कहावत याद रखनी चाहिए, दूसरों को पीड़ित करने का इरादा कभी न रखें, लेकिन पीड़ित होने से भी कभी सावधान रहें। एक उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरों को देखकर झाओ हाई को दीवार पर मुक्का मारने का मन हुआ। उन्हें देखकर यह कहना वाकई मुश्किल है कि उन्हें सच में याद होगा या नहीं।
झाओ हाय और लॉरा ने एक दूसरे को देखा, वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और खाने पीने की तैयारी में जुट गए। उन्हें यकीन नहीं था कि मेघ और नीर इस जीवन में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें ज्यादा चीजें तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस दूध वाली शराब और कुछ सब्जियां हो तो काम चल जाएगा। झाओ हाय ज्यादा सब्जियां नहीं लाया, सिर्फ वही लाए जिन्हें आसानी से संरक्षित किया जा सके। वह नहीं चाहता था कि जानवर उसके इलाके को लेकर ईर्ष्या करे। कुछ ही मिनटों में चारों लोग अपने तंबू से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। तंबू के बाहर अलाव जल रहा था और अर्गाली भुन चुकी थी। ये देखकर झाओ हाय को बेल के अधीनस्थ द्वारा भोजन तैयार करने की तकनीक की बहुत प्रशंसा हुई। झाओ हाय के हाथ में स्पीयर द्वारा दिया गया भेड़ की खाल का चाकू था। हालांकि मेंडेज द्वारा दिया गया चाकू कहीं अधिक सुंदर था, फिर भी झाओ हाय को स्पीयर द्वारा उपहार में दिया गया चाकू ही पसंद था। शायद इसलिए कि उसे स्पीयर की ईमानदारी का एहसास था, जबकि मेंडेज द्वारा दिया गया चाकू बहुत ही भव्य था और शायद उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था, बल्कि केवल संग्रहणीय वस्तु थी। बेल झाओ हाय का इंतजार कर रही थी, मानो किसी दावत का इंतजार कर रही हो। खाने के लिए गिलास, प्लेट और बाकी सारी चीजें तैयार थी, बस झाओ हाय नहीं था। झाओ हाय ने ज्यादा विनम्रता नहीं दिखाई, उसने दूध की शराब के कई बर्तन निकाले। आपको पता ही होगा कि इन बड़े बर्तनों का इस्तेमाल जानवर लोग अपनी दूध की शराब रखने के लिए करते थे। हर बर्तन में 5 दिन तक शराब आ सकती है। झाओ हाय इस बार 6 बर्तन लाया था। जैसे ही झाओ हाय शराब लेकर आया, बीटा भी वहां पहुंच गया और वह खाली हाथ नहीं आया था। उसने अपनी बाहों में एक बड़ा कटोरा पकड़ा हुआ था, जो वास्तव में गोमांस निकला। बेल तुरंत बाकी दोनों के साथ बैठ गया। उनके बैठते ही मेघ और नीर ने आगे बढ़कर उनके लिए शराब परोसी। शराब परोसते ही बीटा और बेल को इस शराब में फर्क महसूस हुआ, इसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तरल पदार्थ इतना साफ है मानो उसमें कोई अशुद्धि न हो, वह देखने में बिल्कुल पानी जैसा लगता है। हालांकि पे में मौजूद दूध की सुगंध और मधुरता नाक को इतनी लुभाती है कि उसे सूंघना बंद करना असंभव हो जाता है। इस समय कैसी ने बीटा द्वारा लाए गए गोमांस को काटना शुरू कर दिया था, लेकिन बेल और बीटा ने गोमांस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनकी निगाहें उनके सामने रखे शराब के गिलास पर टिकी हुई थीं। बेल ने गहरी सांस ली, फिर उसने झाओ हाय की ओर देखा और पूछा, श्री झाओ, क्या यह आपकी दूध वाली शराब है? झाओ हाय मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, इसे चख कर देखो, मेरी दूध की शराब भाई बेटा की शराब से कितनी अलग है। भाई बेटा, तुम भी चख लो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि यह शराब बहुत तीखी है। बीटा को विनम्रता का मतलब नहीं पता था, इसलिए उसने झटपट पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर झाओ हाय ने उसके चेहरे को ऐसे देखा जैसे वह कोई मनोरंजक शो देख रहा हो। स्क्रीन पर चल रहा कोई शो जिसका नाम चेहरा था और जिसमें बीटा कलाकार था। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, बीटा का चेहरा पल भर में लाल हो गया। इसका दोष बीटा पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसे उच्च अल्कोहल स्तर वाली शराब पीने की आदत नहीं थी। हालांकि झाओ हाय की शराब साधारण आसवन प्रक्रिया से ही बनी थी, फिर भी उसमें अल्कोहल की मात्रा लगभग 30 प्रूफ बढ़ गई थी। जानवरों द्वारा पहले पी गई दूध की शराब को साधारण अल्कोहलिक पे ही माना जा सकता है, उसमें इतनी अधिक अल्कोहल नहीं थी। बीटा की हालत देखकर बेल हैरान रह गया और थोड़ा सतर्क भी हो गया। उसने प्याला उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। शराब की हल्की खुशबू और दूधिया स्वाद उसके मुंह में घुल गया। स्वाद सचमुच लाजवाब था। बेल ने अपनी आंखें बंद कर ली और शराब की सुगंधित महक का आनंद लिया। हालांकि शराब में दूधियापन था, लेकिन उसमें जरा भी बदबू नहीं थी और स्वाद बिल्कुल भी अप्रिय नहीं था, बल्कि यह काफी सौम्य था, जिससे शराब और भी समृद्ध लग रही थी। बेल ने पहली बार इस प्रकार की शराब पी थी। इस समय बीटा की सांसें तेज चल रही थी। वह अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए शराब का एक और गिलास भर लिया। पहले गिलास की तारीफ करने का भी समय न मिलने पर उसने दूसरा गिलास पी लिया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया, मानो उसमें से खून बह रहा हो। झाओ हाय ने देखा कि बीटा अपना तीसरा गिलास लेने लगा है, तो उसने झट से कहा, भाई बीटा, जल्दी मत करो, हो सकता है कि हम तुम्हारे लाए हुए गोमांस का स्वाद भी न चख पाए। तुम नशे में धुत तो नहीं होना चाहोगे ना? बीटा ने जवाब दिया। उसने शराब से लबालब भरा अपना गिलास वापस दिया। फिर उसने झाओ हाय से कहा, ठीक है भाई झाओ, आओ और मेरे द्वारा लाए गए गोमांस का स्वाद चखो। इसे हमारे मैदानी इलाकों के कुछ खास मसालों के साथ उबाला गया है, जल्दी से चखो। बीटा को इस हालत में देखकर बेल और झाओ हाय हंसे बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने बीटा द्वारा लाए गए गोमांस का स्वाद चखा। ये बहुत ही सुगंधित था और इसका स्वाद सचमुच अनूठा था, जो केवल मैदानी इलाकों में ही पाया जा सकता है। मनुष्य इस स्वाद को दोहराने में असमर्थ थे। झाओ हाय को बीटा द्वारा बताए गए मसालों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने बीटा की ओर मुड़कर कहा, भाई बीटा, क्या आप मुझे अपने कुछ मसाले दे सकते हैं? अगर वे जीवित हों तो और भी अच्छा होगा। बीटा को पता था कि झाओ हाय पौधे इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इस तरह के पौधे भी इकट्ठा करेगा। झाओ हाय की बात सुनकर बीटा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है भाई झाओ, कोई बात नहीं, कल मैं कुछ मसाले ढूंढकर आपको जिंदा भेज दूंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आपको मुझे अपनी दूध की शराब के कुछ बर्तन भेजने होंगे। झाओ हाय हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, अगर तुमने मुझे वो मसाले नहीं भी दिए होते तो भी मैं तुम्हें दूध की शराब के कुछ घड़े दे देता। बेल भी झाओ हाय के साथ हंस पड़ा। अब बेल को झाओ हाय और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया था कि इतने कम समय में झाओ हाय ने पूरे वेस्ट वंडर किंग कैंप को अपना दीवाना कैसे बना लिया। बेल को यह नहीं पता था कि झाओ हाय के पास जो 2 झंडे थे वे मित्रता के झंडे थे। कोई उसे दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि पशु मानवों के मैदान में व्यापार करने वाले अधिकांश लोग यह नहीं समझते थे कि मित्रता के झंडे क्या होते हैं, या उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि वे पशु मानवों का विश्वास नहीं जीत सकते थे, इसलिए उन्हें मित्रता के झंडे नहीं दिए जाते थे। लेकिन फिर भी झाओ हाय के प्रति जानवरों के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि वे एक अलग ही रूप दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे झाओ हाय के साथ बातचीत करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका झाओ हाय के साथ बातचीत करना और बेल के साथ बातचीत करना, ये बिल्कुल 2 अलग अलग बातें हैं।
शुरू में बेल को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन अब जब उसने झाओ हाई को देखा तो उसे समझ आ गया कि वे जानवर जैसे दिखने वाले लोग झाओ हाई से संपर्क क्यों करना पसंद करते थे। ये सम्मान के कारण था। हालांकि बेल ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था, पर उसे यह मानना ही पड़ा कि वह हमेशा से ही जानवरों जैसे दिखने वाले इंसानों को नीचा समझता था। वह उनसे घृणा करता था क्योंकि वे केवल भेड़ चराना जानते थे और उनसे बेहद अप्रिय भेड़ों की गंध आती थी। वह सोचता था कि ये जानवर जैसे दिखने वाले इंसान कुछ असभ्य और गंवार लोग हैं जो उनसे बिल्कुल अलग हैं। जब वह पशु मानवों के संपर्क में आया तो वह विनम्र और हंसमुख था, जो काफी था। लेकिन उसे यह समझना पड़ा कि वह उनके प्रति कम सम्मानजनक और थोड़ा अधिक अहंकारी था। इसलिए उसके लिए पशु मानवों का सच्चा मित्र बनना बहुत मुश्किल हो गया। बेल आह भरे बिना नहीं रह सका। अब वह समझ सकता था कि झाओ हाई वेल्स का सिर कलम करने की रक्त शपथ वाला भाई क्यों बना, क्योंकि झाओ हाई उसके प्रति सम्मान रखता था। कई लोगों द्वारा खाया गया ये भोजन बहुत ही आनंददायक था, न केवल झाओ हाई की शराब के कारण, बल्कि बेल के फलों, झाओ हाई की सब्जियों, बेल के गोमांस और कैसी के भुने हुए अर्गाली के कारण भी। खाना खाने के बाद झाओ हाई से परिचित कई जानवर आकर उनके साथ शामिल हो गए। झाओ हाई लौरा से सबके साथ पीने के लिए और दूध वाली शराब मंगवाने में व्यस्त था। शिविर में 1 दर्जन से अधिक जानवर नशे में धुत हो गए। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली थी, बल्कि इसके विपरीत, उन्होंने बहुत अधिक नहीं पी थी, बल्कि बहुत तेजी से पी थी, इसलिए वे मदहोश हो गए थे। झाओ हाई ने ज्यादा शराब नहीं पी क्योंकि उसे तेज शराब का अच्छा खासा अनुभव था। इस तरह की शराब ज्यादा नहीं पीनी चाहिए और तेजी से पीने पर भी नशा हो जाता है। लेकिन झाओ हाई को यह हल्की शराब वैसी तेज शराब नहीं लगी जैसी वह पीने का आदी था। धरती पर मिलने वाली तेज शराब के मुकाबले ये हल्की लग रही थी। शिविर में आए सभी लोग खुशी खुशी शराब पी रहे थे। बेल के लिए ये पहली बार था जब उसने जानवरों जैसे इंसानों को अपने साथ अंतरंग होते देखा, तो अब वह वास्तव में झाओ हाई की प्रशंसा करता है। बेल भी खुशी खुशी शराब पी रहा था। अंत में कैसी को उसे उठाकर उसके तंबू तक वापस ले जाना पड़ा, लेकिन बेल ने कुछ नहीं कहा। वह नशे में धुत होकर सबसे पहले लड़खड़ा गया। शिविर में बाकी लोगों के चले जाने के बाद झाओ हाई भी अपने तंबू में लौट आया। झाओ हाई ने आज ज्यादा शराब नहीं पी थी, इसलिए वह पूरी तरह से होश में था। उसे हैंगओवर उतारने के लिए जीवनदायी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी। लौरा ने झाओ हाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि बेल के साथ मिल्क वाइन का सौदा अंतिम रूप ले चुका है। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि वेस्ट वंडरकिन के खेमे में हमारी मिल्क वाइन की बिक्री भी आसमान छू जाएगी। अफसोस की बात है कि वेस्ट वंडरकिन ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लौरा चुप रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर वेल्स का फाइटिंग बुल्स के खिलाफ जवाबी हमला सफल हुआ तो वह वेस्ट वंडरकिन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब वह समय आएगा तो वेस्ट वंडरकिन का खेमा युद्ध की आग में गिर जाएगा। झाओ हाई ने लौरा के हाव भाव को देखा। वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है। उसने आह भरी और कहा, कोई और रास्ता नहीं है, छोड़ो इसे, मुझे एक कागज दो। मुझे आज हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसे लिखना है और भाई वेल्स को भेजना है ताकि वह पहले से तैयारी कर ले। मैं चाहता हूं कि इसमें रेडिएंट चर्च से संबंधित जानकारी भी हो। यह उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार होगा। वह इस जानकारी का उपयोग अन्य पशु मानव जातियों को मदद के लिए आमंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से सहायता देने के लिए सहमत होंगे। लौरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैदानों में रहने वाली उन बड़ी युद्धप्रिय जातियों को इस बात का पहले से ही पता था। उन जातियों की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था, लेकिन उन्होंने उन ताकतवर सांडों की ओर आंखें क्यों मूंद ली, यह मेरी समझ से परे है। झाओ हाई हंसते हुए बोला, जरूरी नहीं, ये युद्धक जातियां देवता नहीं है, इन्हें सब कुछ पता नहीं हो सकता। हालांकि हरक्यूलियन बुल्स पशु मानवों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं, फिर भी वे एक छोटा समूह हैं। वे जरूरी नहीं कि उन बड़ी युद्धक जातियों का ध्यान आकर्षित कर सकें। लौरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही हो। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि हाल ही में जानवरों और इंसानों के बीच कुछ चल रहा है और यह अच्छा नहीं है। झाओ हाई ने आह भरते हुए कहा, हम चाहे जो भी करें, हमें सिर्फ अपने क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। मैंने एक कहावत सुनी है, अगर सब कुछ दुनिया पर छोड़ दिया जाए तो गरीबी ही एकमात्र अच्छाई है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास शक्ति हो तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर शक्ति ना हो तो बस खुद को बुराई से बचाओ और ईमानदार बनो। अभी तो हम सिर्फ गरीब ही गिने जा सकते हैं। अगर महाद्वीप में वाकई कोई बड़ी घटना घटित होती है तो हम सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। लौरा ने सिर हिलाया, उसे भी ये बातें तर्कसंगत लगी। मुख्य महाद्वीप पर उनकी वर्तमान स्थिति बेहद नाजुक थी, खासकर एक्सूर साम्राज्य के भीतर। झाओ हाई और लौरा की स्थिति किसी गली के चूहे जैसी थी जिसका पीछा किया जा रहा था और उसे शिकार बनाया जा रहा था। इस समय अगर वे दूसरों की मदद करना भी चाहते तो भी वे ऐसा करने में असमर्थ थे। अगर वे अपना रहस्य उजागर करते तो उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती। लौरा ने आह भरी और बोली, अगर जानवर सचमुच हमला करने को तैयार हो गए तो उनका एकमात्र लक्ष्य एक्सूर साम्राज्य ही हो सकता है, क्योंकि दोनों की सीमाएं मिलती हैं। वे रोसेन साम्राज्य पर हमला करने के लिए समुद्र पार नहीं करेंगे, यह वास्तविक होगा। अगर जानवर सचमुच इंसानों से युद्ध छेड़ दें तो हम क्या करेंगे? क्या हम उन्हें अनाज देते रहेंगे? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या ये इंसानों के साथ अन्याय नहीं होगा? झाओ हाई को ये सोचकर सिरदर्द होने लगा। उसने अपना माथा छुआ और कुछ देर बाद आह भरते हुए कहा, अब इसके बारे में और न सोचे। अभी तक तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है, और अगर युद्ध छिड़ भी जाता है तो वेल्स मेरा सच्चा दोस्त है। सच कहूं तो मुझे इंसानों से कोई खास लगाव नहीं है, खासकर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से। आम इंसान और जानवर एक जैसे ही हैं। मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हम जो कर सकते हैं वही करेंगे। ये मामले हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ दर्शक बनकर चुपचाप देखते रह सकते हैं और जहां मदद की जरूरत हो वहां मदद कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। एक कहावत है, हाई रेंज इज इन बुकी यू, फैंग रेंज इज इन बिकी वू।
श्रोताध्याय 293 मिल्क वाइन पार्टनरशिप। झाओ हाई ने कभी खुद को संत नहीं समझा, वह बस एक साधारण व्यक्ति था जो थोड़ा स्वार्थी भी हो सकता था। उसने कभी नायक बनने का सपना नहीं देखा और न ही संत बनना चाहा। वह बस अपने जीवन को थोड़ा और आरामदायक बनाना चाहता था और साथ ही अपने अनुयायियों के जीवन को भी आरामदायक बनाना चाहता था। लॉरा ये भी जानती थी कि ये झाओ हाई के आदर्श थे, उसे नहीं लगता था कि झाओ हाई गलत था। आखिर कौन अपने परिवार का जीवन सुखमय नहीं बनाना चाहेगा? क्या यह एक पुरुष का कर्तव्य नहीं है? यदि आप अपने परिवार की मदद नहीं करते बल्कि दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो आप संत नहीं बल्कि पाखंडी हैं और न ही आप एक अच्छे पति हैं। लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, अब हमें बस कुछ होने का इंतजार करना होगा, फिर हम तय करेंगे कि क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि नतीजा बहुत बुरा नहीं होगा। इसी समय मैं कलम और कागज लेकर आई थी। झाओ हाई ने वेल्स को पत्र लिखना शुरू किया। आज उसे जो जानकारी मिली थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी, वह वेल्स को तुरंत बताना चाहता था। पत्र लिखने और उसे खूंखार बात से भिजवाने के बाद झाओ हाई ने भी आराम किया। आखिरकार काफी देर हो चुकी थी। उन्हें यह नहीं पता था कि जब बेल अपने तंबू में लौटा तब तक वह होश में आ चुका था। नशे में होने का नाटक करना एक व्यापारी का बुनियादी कौशल था, इसलिए बेल अपने लंबे वर्षों के अनुभव के साथ स्वाभाविक रूप से इस पहलू में बहुत कुशल होंगे। एक व्यापारी भला शराब को कैसे सहन नहीं कर सकता। हालांकि झाओ हाई की दूध वाली शराब में अल्कोहल की मात्रा अधिक थी, लेकिन बेल ने एक छोटा सा घूंट पीने के बाद ही उसे पचा लिया। फिर उसने नशे में होने का नाटक किया ताकि वह अपने तंबू में लौट सके। अपने तंबू में लौटने के बाद बेल ने तुरंत कुछ गिलास ठंडा पानी पिया ताकि उसे बेहतर महसूस हो। फिर उसने कुछ फल खाए, तभी उसका दिमाग पूरी तरह से होश में आया। कैसी उसके बगल में खड़ी थी। उसने बेल की ओर देखा और कहा, मास्टर, झाओ हाई आपसे बात करते समय काफी संकोची था। आपने उससे उसके मामलों के बारे में पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी आपने उसे इतनी सारी जानकारी क्यों दी? बेल ने सिर हिलाकर जवाब दिया, झाओ हाई का मुझ पर भरोसा न करना बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं लीग का सदस्य न होता तो वह मुझसे कभी मिलता भी नहीं, शायद मुझसे कोई समझौता भी कर लेता। वह दोस्ताना स्वभाव का नहीं है और उसके पास असाधारण शक्ति है। फिलहाल पूरे एक्सू साम्राज्य में कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी रईस झाओ हाई से संबंध रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से झाओ हाई और लॉरा को कई सालों तक अपना कारोबार छोड़ना पड़ा। ये नफरत मिटाना नामुमकिन है। मैं कह सकता हूं कि इस समय झाओ हाई किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। उसका मुझसे मिलना और बात करना ही काफी है। मौजूदा मामला गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने उसे यह बात नहीं बताई और उसने भी मुझे अपना राज नहीं बताया। लीग को उलझाने वाला मामला वही सुलझाएगा। इस बार मैदानी इलाकों में रेडियंट चर्च के आदमियों को जरूर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसी को बेल की बातों से कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानती थी कि बेल सही कह रही थी। झाओ हाई रेडियंट चर्च पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ेगा। चर्च के साथ उसकी दुश्मनी बहुत बड़ी थी। बेल ने अपना मूड शांत किया। उसने कैसी की ओर सिर घुमाकर पूछा, क्या तुमने झाओ हाई की दूध वाली शराब पी? तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसी की आंखें चमक उठी। पैसा? कैसी के हाव भाव देखकर बेल को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोला, तुमने सही कहा, पैसा, ढेर सारा पैसा। हाँ, मुझे लगता है कि यह शराब एक बड़ा व्यापारिक अवसर है। झाओ हाई ने मुझे लीग के साथी सदस्य के रूप में सम्मान दिया होगा, वरना वह मुझे इतना अच्छा सौदा नहीं देता। शराब की खुशबू तो लाजवाब है। उन जानवरों के चेहरे देखकर लगता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी इतनी अच्छी दूध की शराब नहीं पी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि दूध की शराब इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। कैसी ने होंठ हिलाते हुए कहा, सच कहूं तो वह दूध वाली शराब अब तक की सबसे अच्छी शराब थी जो उसने पी थी। हालांकि उसे शराब का स्वाद पसंद नहीं था, लेकिन उस दूध वाली शराब के स्वाद ने उसे रोक नहीं पाया। बेल ने कैसी के हावभाव को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अच्छे से आराम करो। कल हम झाओ हाई से इस मिल्क वाइन पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। कैसी ने सिर हिलाया। उसने बेल का बिस्तर तैयार किया और तंबू से बाहर चला गया। कैसी बेल का सर्वोपरि सेवक है। वह बेल के सभी मामलों को जानता है। दरअसल वे साथ पले बड़े हैं, इसीलिए वह बेल को मालिक कहता है। साथ ही आसपास कोई और न होने पर बेल से सहजता से बात भी कर सकता है। अगली सुबह बेल को झाओ हाई से दूध की शराब के साथ इस मामले पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि शिविर अचानक जीवंत हो गया था और इस माहौल का एकमात्र कारण झाओ हाई के काफिले का चौथी बार पश्चिम वंडरकिन के शिविर में पहुंचना था। अनाज से भरी गाड़ियों की लंबी कतार देखकर बेल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले जब उसने पश्चिम वंडरकिन को अनाज पहुंचाया था तब उसका काफिला इससे कहीं बड़ा था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई के प्रति ये जानवर इतने उत्साहित होंगे। जब झाओ हाई पश्चिम वंडरकिन के शिविर में पहुंचा तो उसे अपने लोगों को अनाज उतारने की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये पशु मानव स्वेच्छा से काम करने को तैयार थे और देखते ही देखते सारा अनाज उठा लिया गया। अनाज खत्म होते ही झाओ हाई ने तुरंत अपनी टीम को शिविर के बाहर की ओर भेजा, जहां अरगाली लोगों को इकट्ठा किया गया था और उन्हें ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। बेल ने भी झाओ हाई के काफिले को देखा और उसमें मौजूद मरे हुए लोगों को देखकर उसे ईर्ष्या हुई। उसने अपने काफिले के लिए बहुत से लोगों को काम पर रखा था और उन सभी को वेतन देना पड़ता था, जबकि झाओ हाई के काफिले में मरे हुए लोगों के अलावा कोई और आदमी नहीं था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि झाओ हाई को वेतन और भोजन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था। झाओ हाई द्वारा अनाज की कीमत कम करने पर बेल को कोई आपत्ति नहीं थी। जानवरों के बीच भोजन की बहुत कमी थी और झाओ हाई द्वारा दिया गया अनाज पूरे मैदान की तुलना में नगण्य था। इसके अलावा बेल ये भी जानता था कि झाओ हाई जानकारी जुटाने के लिए अनाज बेच रहा था, इसलिए उसे इस बात से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सच कहूं तो झाओ हाई की दूध की शराब पीने के बाद बेल लगभग मैदानी इलाकों में अपना अनाज का कारोबार छोड़ने ही वाला था। इसकी वजह ये थी कि मैदानी इलाकों में अनाज का व्यापार करना बहुत बड़ा जोखिम भरा और बेहद मुश्किल काम था।
लेकिन दूध की शराब महाद्वीप में ही बहुत उच्च गुणवत्ता का उत्पाद थी। ऐसे कारोबार में पैसे की कमी की चिंता नहीं होती थी, इसलिए बेल अब दूध की शराब के व्यापार को अपना मुख्य व्यवसाय बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अनाज का काफिला चले जाने के बाद बीटा आ गया। इससे झाओ हाई से संपर्क करने की बेल की योजना एक बार फिर विलंबित हो गई, जिससे बेल बेहद असहाय महसूस करने लगा। बीटा ने झाओ हाई को मसाले पहुंचाए। इस बार वह बहुत सारे मसाले लाया था, जिनमें से केवल कुछ ही स्पीयर के शिविर में देखे गए थे, बाकी झाओ हाई ने पहले कभी नहीं देखे थे। दुर्भाग्य से जब उसने इन मसालों को अंतरिक्ष में फेंका तो अंतरिक्ष ने एक संदेश दिया कि इन पौधों का स्तर बहुत कम है और इसलिए अंतरिक्ष का स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे झाओ हाई काफी निराश हो गया। फिर भी उसने बीटा को थोड़ी सी दूध वाली शराब दी, क्योंकि बीटा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह बीटा को एक मित्र होने के नाते धन्यवाद देना चाहता था, इसलिए उसने बीटा को 50 जिन शराब दी। बीटा के चले जाने के बाद बेल तुरंत झाओ हाई के पास आया। उसे डर था कि कहीं और लोग आकर उसकी योजनाओं में फिर से बाधा न डाल दें। बेल का व्यवहार देखकर झाओ हाई को हंसी आ गई। वे तंबू के अंदर बैठ गए। लॉरा ने उन दोनों को दूध वाली चाय दी। बेल ने झाओ हाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, भाई झाओ, मुझे लगा था कि आप मैदानी जीवन शैली से परिचित हो चुके होंगे और वहां का पे पीते होंगे, लेकिन आप तो दूध वाली चाय पी रहे हैं। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मुझे दूध वाली चाय का स्वाद बहुत पसंद है और मुझे जानवरों की दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खुद बनाए हैं, आकर चखिए। बेल मुस्कुराया, फिर उसने झाओ हाई की दूध वाली चाय का स्वाद चखा। उसका स्वाद बहुत अच्छा था। उसने सोचा कि यह भेड़ का दूध नहीं हो सकता, बल्कि किसी जादुई जानवर का दूध है, जिसका स्वाद बहुत ही मधुर है, पीने में बहुत अच्छा है। कप नीचे रखने के बाद बेल हंसते हुए बोली, मैं आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगी। मैं आज यहाँ आपसे दूध वाली शराब के बारे में बात करने आई हूँ। आप मुझे कितनी दूध वाली शराब दे सकते हैं? झाओ हाई मुस्कुराया, वर्तमान उत्पादन प्रगति की गणना करते हुए मैं हर महीने लगभग 1000 जिन की आपूर्ति कर सकता हूँ। हालांकि यह काफी कम है, लेकिन यह वर्तमान सीमा है। बेल मुस्कुराया और बोला, ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। ये रकम मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। आपको बता दूं कि मेरे पास आपकी उच्च गुणवत्ता वाली मिल्क वाइन बेचने के लिए जरूरी उपकरण और रास्ता पहले से ही मौजूद है, तो आप इसे कितने में बेचना चाहेंगे? झाओ हाई मुस्कुराया, आप क्या सोचते हैं? मुझे शराब की कीमतों की इतनी अच्छी जानकारी नहीं है। बेल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि एक बोतल 3 सोने के सिक्कों में बिक सकती है, यानी प्रति बोतल 1 जिन शराब। आपका क्या विचार है? झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, आपकी गणना के अनुसार कैसा रहेगा अगर मैं आपको 1 जिन के लिए 2 सोने के सिक्कों में शराब बेचूं, जबकि आप इसे 3 सोने के सिक्कों में बेचें? बेल ने कुछ पल रुककर सोचा, गोडो, चलो करते हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मुझे शराब सस्ते में मिली है। प्रति बोतल 1 सोने का सिक्का कमाना काफी अच्छा है। ठीक है, आप सामान कैसे पहुंचाना चाहते हैं? झाओ हाई मुस्कुराया, मुझे लगता है कि हमें इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो मुझे इंसानों की दुनिया में लौटने का समय ही नहीं मिलेगा। हम अपना काम वसंत ऋतु की शुरुआत में शुरू करेंगे। समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि सामान कहां से लेना है। आपका क्या विचार है? बेल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि वसंत की शुरुआत में अभी काफी समय है, लेकिन वह ये भी जानता था कि झाओ हाई वेल्स के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैदान में गया है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। मैं कल वापस जाने की तैयारी कर लूंगा। जब समय आएगा तो इक्सा क्षेत्र में तुम्हारा मुझे ढूंढना आसान होगा। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने जो जानकारी दी उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? एक साधारण सा भाड़े का काम है दुर्लभ पौधे और जादुई जीव इकट्ठा करना। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा, सभी जीवित होने चाहिए। मैं आपको अच्छा भुगतान करूंगा। इन दिनों जब बेल को झाओ हाई की इस आदत के बारे में पता चला तो उसने बस सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इसके बाद बेल ने अलविदा कहा और झाओ हाई उसे तंबू से बाहर तक छोड़ने गया। अध्याय 294, वेस्ट वंडर किंग के शिविर से प्रस्थान। बेल को जाते देख लॉरा ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई हाई, हम हर महीने 1000 जिन से अधिक दूध की शराब का उत्पादन कर सकते हैं, फिर भी हम केवल 1000 जिन ही क्यों बेचते हैं? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छी चीजें तभी मूल्यवान होती हैं जब उनकी आपूर्ति कम हो। अगर हम आपूर्ति को नियंत्रित करेंगे तो वे कभी सस्ती नहीं होंगी। अभी तो इक्सा जैसे इलाके में बेचने पर हमारा 1000 जिन का माल भी बहुत कम है, लेकिन अभी लोगों को थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमने अभी अभी दूध की शराब बाजार में उतारी है। भविष्य में जब इसकी मांग बढ़ेगी तब हम आपूर्ति बढ़ा देंगे। लॉरा भी एक व्यापारी थी, इसलिए वह झाओ हाई की बात समझ गई। वह मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली, फिर तुरंत भौहें चढ़ाकर बोली, तो फिर हम बेल को आपूर्ति कैसे करेंगे? इक्सा क्षेत्र में हमारा कोई हस्तांतरण केंद्र नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हमारे पास इस इलाके में डिलीवरी पॉइंट भी हो तो भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि महाद्वीप के लोग सोचेंगे कि हमारे पास दूध की शराब बनाने का कोई खास तरीका है। बेल के लिए हमारा सप्लाई पॉइंट मैदानी इलाके में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दूध की शराब आम है, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। वे बस यही सोचेंगे कि हमने इसे जानवरों से खरीद कर दोबारा बेचा है। लॉरा समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसे चिंता सता रही थी। जानवरों जैसे इंसानों के साथ व्यापार करने में बहुत जोखिम है, खासकर मैदानी इलाकों में। लेकिन अगर हम अचानक इस विशाल मैदान में प्रकट हो जाएं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब शायद कोई परेशानी नहीं होगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी कहा, अभी इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इक्सा क्षेत्र और मैदानी इलाके के मिलन बिंदु पर जाएंगे, वहां हम तय करेंगे कि हमें अपना आपूर्ति केंद्र कहां स्थापित करना है। लॉरा मान गई। वह पहले कभी इक्सा क्षेत्र में नहीं गई थी और वहां की स्थिति से परिचित नहीं थी।
हालांकि झाओ हाई की बातों से सहमत होने का एक और कारण ये था कि अगर वे दूध की शराब बेचना चाहते हैं तो मैदानी इलाकों में बेचना ही बेहतर होगा ताकि किसी को कोई शक न हो। हालांकि बेल ने उन्हें बताया कि प्रेरी क्षेत्र में रेडियंट चर्च का कुछ प्रभाव था, लेकिन उसका प्रभाव इतना कम था कि वह पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। यहाँ तक कि युद्धरत विशालकाय पशु मानव जातियां भी पूरे क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकती थी। आज का दिन शांतिपूर्ण रहा। वास्तव में पिछले कुछ दिनों से वेस्ट वंडर किंग के शिविर में काफी शांति छाई हुई है। हालांकि उनके 5000 कबीले के लोग मारे गए, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अंततः इस मामले को छोड़ दिया। शिविर में काफी शांति थी, आखिर सर्दी आ ही रही थी। लोग तैयारियों में लगे हुए थे, ध्यान भटकाने का समय ही नहीं था। झाओ हाई को अब और कोई जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे सारी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से उसके पास करने को कुछ नहीं था सिवाय आराम करने के। अब वह शिविर छोड़ने से पहले आखिरी काफिले के आने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन बेल वेस्ट वंडर किंग के शिविर से निकल गया। जैसा कि पहले बताया गया था, सर्दी तेजी से नजदीक आ रही थी और मैदानी इलाकों में सर्दी बहुत भयानक होती है। तेज हवाओं और बर्फीले तूफानों के अलावा वहां खूंखार भेड़िए भी घूमते रहते हैं। मैदानी इलाकों में तबाही मचाने वाले राक्षसों को भी शैतानी भेड़ियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। सर्दियों में इन जादुई जानवरों को भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कई छोटे छोटे भेड़ियों के झुंड मिलकर जानवरों की जनजातियों पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से सर्दियों में कई जानवरों की जनजातियां नष्ट हो गईं। इन्हीं कारणों से मनुष्य सर्दियों के दौरान अपने क्षेत्र में लौट आते थे। अगले वर्ष वसंत ऋतु में मनुष्यों के झुंड मैदानों में लौट आते थे। ये प्रक्रिया हर वर्ष एक ज्वारीय गति की तरह हो गई थी। अगले कुछ दिनों तक झाओ हाई का जीवन बहुत शांत रहा। कभी कभी बीटा उसे लाल चेहरे के साथ पाता, ऐसा लगता था मानो उसने शराब पी रखी हो। इससे झाओ हाई को थोड़ा अफसोस हुआ, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शराब की वजह से बीटा शराबी बन जाएगा। हालांकि पहली बार की तरह झाओ हाई ने बीटा को थोड़ी शराब दी। आखिरकार वे दोनों दोस्त थे, और अगर झाओ हाई ने उसे शराब नहीं भी दी होती तो बीटा पहले से ही शराबी था। भेजना या न भेजना कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही 6 दिन बीत गए और झाओ हाई का काफिला आखिरी बार शिविर में पहुंचा। काफिले के आने से पहले ही झाओ हाई ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। काफिले के आते ही झाओ हाई ने बेलुक को अलविदा कहा और शिविर से निकल गया। लेकिन जाने से पहले झाओ हाई ने बीटा को 50 जिन दूध की शराब और दी। बीटा बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार उसने इतना ज्यादा पीने की हिम्मत नहीं की। उसने शराब बचाकर रखने का फैसला किया और झाओ हाई के मैदान लौटने से पहले उसे खत्म नहीं करने का सोचा। पर अफसोस, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अगली बार जब वह और झाओ हाई एक दूसरे से मिलेंगे तो वे दुश्मन होंगे। पश्चिम वंडर किंग के शिविर से निकलने के बाद झाओ हाई ने अपने पुराने रास्ते का अनुसरण किया और सुअर सिर वाली जाति के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। झाओ हाई गाय सिर वाली जाति के क्षेत्र में कोई चालबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वह अचानक गायब हो जाता तो लोगों को यह अजीब लगता। शिविर छोड़ने के तुरंत बाद झाओ हाई ने वेल्स को एक पत्र भेजा जिसमें उसने बताया कि वह पहले ही वेस्ट वंडर किंग के शिविर से बाहर निकल चुका है और जल्द ही उससे मिलने आएगा। फिर वे जल्दी से सुअर के सिर वाले लोगों के क्षेत्र की ओर चल पड़े, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नहीं। उन्होंने संदेह से बचने के लिए एक नियंत्रित गति से ही आगे बढ़े। पश्चिम वंडर किंग के शिविर से निकलने के 5 दिन बाद वे सुअर के सिर वाले लोगों के क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहे। सुअर के सिर वाले लोगों के इलाके में पहुंचकर झाओ हाई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ और आगे कदम बढ़ाया कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर वह अंतरिक्ष में गया और एक खूनी बाज को भूतिया छड़ी सौंपकर उसे मास्टिफ कबीले की ओर जाने को कहा। वेल्स के लिए हाल के दिन अच्छे नहीं रहे थे। हालांकि झाओ हाई ने मुश्किल समय गुजारने के लिए अनाज मुहैया कराया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। इससे कबीले के लोगों में निराशा का माहौल छा गया। हर कोई यही सोचता था कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। वेल्स हालात सुधारने के उपाय तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। भले ही उसे झाओ हाई से हर दिन अनाज मिलता, लेकिन सीमित जगह होने के कारण वह अपने लोगों के लिए बड़ी मात्रा में खाना नहीं भेज सकता था। शिविर में खाना पहुंचते ही तुरंत खत्म हो जाता था, जिससे लोगों को अगले भोजन की चिंता सताती थी और निराशा और बढ़ जाती थी। इस समय वेल्स की दिली इच्छा थी कि झाओ हाई उसके सामने आ जाए। हालांकि उसे 5 दिन पहले झाओ हाई का पत्र मिला था जिसमें उसने आने की सूचना दी थी, लेकिन 5 दिन बीत चुके थे और झाओ हाई अभी तक नहीं आया था। वेल्स को हर दिन 1 साल जितना लंबा लग रहा था। उसे पता था कि जवाबी हमला करने का सबसे अच्छा समय अभी है, क्योंकि फिलहाल फाइटिंग बुल्स के पास सैनिकों की कमी है, उनके मानव सहायक अनुपस्थित है और अब उसे झाओ हाई से जानकारी मिली है कि मानव सहायक रेडियंट चर्च से हैं, जो अच्छी खबर है क्योंकि वह इस जानकारी का उपयोग अन्य पशु पुरुषों से सहायता प्राप्त करने के लिए कर सकता है। हालांकि इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़ाकू सांडों के विरुद्ध सफलता की पूरी संभावना थी, लेकिन यदि उसके सैनिकों का मनोबल ऊंचा नहीं है तो ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। आखिरकार वह लड़ाकू सांडों से निपटने के लिए अन्य जातियों के विशेषज्ञों को तो बुला सकता है, लेकिन अन्य जातियों की सेना को नहीं। अन्यथा अन्य गाय प्रधान जनजातियों के क्षेत्र से गुजरते समय उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वेल्स को भी अपने गौरव की चिंता थी। उसे उम्मीद थी कि हरक्यूलियन बुल्स ने जो खोया था उसे वे खुद ही वापस हासिल कर लेंगे, अन्यथा हरक्यूलियन बुल्स गाय के सिर वाली जाति के शाही वंश होने का खिताब नहीं रख पाएंगे। इस समय वेल्स अपने तंबू में बैठा था। येल और मैंडेज उसके ठीक बगल में बैठे थे। तंबू में एक और व्यक्ति भी बैठा था। वह व्यक्ति बूढ़ा लग रहा था, उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसकी आंखों में ज्ञान झलक रहा था और उसमें एक स्वामी का आभास था। यह व्यक्ति हरक्यूलियन बुल्स का एक वरिष्ठ सदस्य कोनी था। वह वेल्स के पिता का मित्र था। दोनों साथ पले बड़े थे, इसलिए भाई जैसे करीबी थे। ये कहा जा सकता है कि वेल्स और उसके समूह ने उसे अपना आदर्श मानकर अपना जीवन व्यतीत किया। वह 8वें दर्जे का विशेषज्ञ भी था और वेल्स के पिता के प्रति अत्यंत निष्ठावान और समर्पित था। कोनी उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से गैसोल अपने पिता की हत्या करने के बाद भी सरदार का पद नहीं छीन सका।
इसके अलावा ये बुजुर्ग कोनी जनजाति में एक बहादुर योद्धा के रूप में काफी प्रसिद्ध है। हरक्यूलियन बुल्स को इतनी सैन्य शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होने में उनके योगदान के लिए उन्होंने अपनी उपलब्धियों के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि इस व्यक्ति के बारे में एक छोटी सी समस्या भी थी। वेल्स के पिता की तरह बड़े कोनी को भी मनुष्यों पर कभी भरोसा नहीं था। वह मनुष्यों से संपर्क नहीं करता था, मनुष्यों के साथ सहयोग नहीं करता था, बल्कि किसी मनुष्य से मदद मांगने की इच्छा रखता था। वेल्स ने अचानक मेंडेस से कहा, छठे भाई, क्या लिटिल हाई ने कुछ दिन पहले अपना पत्र नहीं पहुंचाया था? वह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? मेंडेस ने जवाब दिया, 5 दिन, भूल जाओ, चिंता मत करो, लिटिल हाई जरूर आ जाएगी। कोनी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, छोटे सेवन, तुम हमेशा उस इंसान का जिक्र क्यों करते हो? क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? मुझे लगता है कि चूंकि अभी सर्दी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, तो क्यों ना हम बिल्ली जाति के इलाके में जाकर कुछ अनाज लूट लें। इससे न केवल हमें भोजन मिलेगा, बल्कि हम मास्टिफ कुत्तों के साथ अच्छे संबंध भी बना पाएंगे। वेल्स कोनी के सुझावों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि कोनी बहुत शक्तिशाली था, वह पूरी तरह से एक सैन्य व्यक्ति था और इस बार वह बिल्ली जाति पर हमला करना चाहता है। यदि शक्तिशाली बैल बिल्लियों के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, तो बिल्लियां लड़ाकू बैलों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो सकती हैं, जिससे और भी अधिक परेशानी पैदा होगी। अगर बिल्ली जाति लड़ाकू सांडों का साथ देकर उन पर अचानक हमला कर दे, तो उनका सफाया हो जाएगा। इसलिए वेल्स ने कभी भी विरोधी पक्ष पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा था। वह केवल झाओ हाई के आने का इंतजार कर सकता था। झाओ हाई के आने और कुछ अनाज लाने से उसकी सेना का मनोबल स्थिर हो जाएगा और फिर वे जवाबी हमले की तैयारी कर सकेंगे। येल ने आह भरी और कहा, कोनी, कृपया कम बकवास करो। अगर हम बिल्लियों पर हमला करने जाते हैं, तो क्या इससे और अधिक परेशानी नहीं होगी? हमारी मुख्य चिंता अभी अपने सैनिकों का मनोबल स्थिर करना है, उसके बाद जवाबी हमला करना है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग के घाव ठीक हो गए हैं। इसके अलावा मास्टिफ्स हमारी मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि लड़ाकू बैलों के पास फिलहाल कोई सहायक नहीं है। अब जवाबी हमला करने का सबसे अच्छा समय है। बिल्ली जाति पर अभी हमला करने से हमारी स्थिति और खराब ही होगी। 2 इसी समय बाहर दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर वेल्स का रक्षक उत्साहित चेहरे के साथ अंदर आया और बोला, सरदार, युवा स्वामी झाओ हाई आ गए हैं। 1 ओह, सच में? 2 येल वही भविष्यवक्ता था जो झाओ हाई के साथ था। अध्याय 295 बदला। जब वेल्स ने गार्ड की आवाज सुनी, तो वह तुरंत खड़ा हो गया और बोगट नाम के गार्ड की ओर दौड़ा। क्या आप निश्चित हैं? बोगट ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, कारवां यहां से ज्यादा दूर नहीं है, तुरंत आ जाओ। वेल्स हंसा और तंबू से बाहर भागने लगा। येल और मेंडेस भी उसके पीछे पीछे भागे, जबकि बोगट भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। तंबू के अंदर केवल कोनी ही खाली जगह को घूरता रह गया। कोनी ने वेल्स के उत्साहित चेहरे को देखा। उसने अब खाली तंबू की ओर देखा और बुदबुदाया, कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहे हो, चलो देखते हैं इसमें क्या खास बात है। वह धीरे से उठा और तंबू से बाहर की ओर चल दिया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, वेल्स पहले ही अपने घोड़े पर सवार होकर मैदानों की ओर दौड़ पड़ा था। घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट से पूरा शिविर सतर्क हो गया। हरक्यूलियन बुल्स भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि दुश्मन आ चुके हैं और उन पर हमला करने वाले हैं। कई लोगों ने अपने हथियार पकड़े और वेल्स के साथ चल दिए। शिविर की स्थिति देखकर कोनी स्तब्ध रह गया। बेशक वह जानता था कि वेल्स तुरंत शिविर से बाहर क्यों भागा, लेकिन उसने लोगों की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस बार जब उसे कबीले की वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ, तो उसे पता चला कि अपने कबीले के लोगों के बारे में उसकी धारणा गलत थी। कोनी येल की बात सुनकर दंग रह गया। पूरे हरक्यूलियन बुल खेमे में केवल येल ही उसे प्रभावित कर सकता था, क्योंकि येल और वह एक ही पीढ़ी के थे और दोनों दोस्त थे। इसके अलावा येल हमेशा से ही बुद्धिमान था, इसलिए कोनी लगभग हमेशा येल की बात सुनता था। इसी वजह से कोनी येल की बातों पर आपत्ति नहीं करता था। कोनी पूरी तरह से निर्दयी नहीं था, वरना वह इस पद पर न होता। फिलहाल उसे एहसास हुआ कि कबीले की हालत पहले जैसी नहीं रही। कबीले के युवा सदस्य शिकार किए जा रहे खरगोशों की तरह थे, तीरों की आवाज से आसानी से डर जाते थे, जिससे कोनी को गुस्सा आ गया। कोनी के मन में हरक्यूलियन बुल्स को किसी से डरना नहीं चाहिए, उन्हें पूरे मैदान के सबसे बहादुर योद्धा होना चाहिए। चाहे उन्हें किसी भी प्रकार के दुश्मन का सामना करना पड़े, उन्हें युद्ध में उतरने का साहस होना चाहिए। चाहे वे कितनी ही बार पराजित हुए हों, उन्हें अगले मुकाबले में डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब देखने पर ये युवा हरक्यूलियन बुल्स उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। वेल्स के पास फिलहाल इसे बदलने का कोई साधन नहीं था। वह इस तथ्य से लंबे समय से अवगत था, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था। फिलहाल वह बोगट और अन्य लोगों को शिविर से दूर ले जा रहा था। इसी क्षण उसने दूर से एक पशुमानव मित्रता ध्वज देखा और ध्वज के नीचे एक रथ था, जिसके पीछे गाड़ियों का एक लंबा काफिला चल रहा था। वेल्स हंसा और अपने घोड़े को थपथपाया। घोड़ा तेजी से भागा और जल्द ही झाओ हाई की गाड़ी के पास पहुंच गया। झाओ हाई उस समय अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा वेल्स को आते हुए देख रहा था। वेल्स अपने घोड़े से नीचे कूदा, हंसा, अपनी बाहें खोली और झाओ हाई को गले लगाया। हे भगवान, तुमने मुझे वाकई बहुत इंतजार करवाया। झाओ हाई भी हंसते हुए बोला, आप मुझे दोष नहीं दे सकते, लेकिन भाई, अगर आपने अभी मुझे नहीं छोड़ा तो आप सचमुच मुझे मार डालेंगे। वेल्स हंसा। फिर उसने झाओ हाई को जमीन पर उतारा, पीछे मुड़कर अनाज की गाड़ियों पर नजर डाली और झाओ हाई से पूछा, अनाज ढोने के लिए तुमने गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया? झाओ हाई मुस्कुराया, क्या आपको नहीं लगता कि यह तरीका बेहतर है? अपने लोगों को अनाज देखने दीजिए, हमारे पास काफी मात्रा में है। वेल्स हंसा और उसने जोर से झाओ हाई के कंधे पर थपथपाया। वह जानता था कि झाओ हाई ने ऐसा अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया था। इसी समय मेंडेस और येल भी वहां पहुंच गए थे और वे दोनों झाओ हाई की ओर बढ़े और हंसने लगे, जिससे उनके पीछे चल रहे लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वेल्स ने यह भी देखा कि झाओ हाई की अनाज की गाड़ियों के पीछे लगभग 10,000 अर्गाली अनाज थे। ये अर्गाली झाओ हाई के पश्चिम वंडरकिन के साथ व्यापार से प्राप्त हुए थे।
झाओ हाई जानता था कि पशु मानवों के लिए यदि उनके पास अर्गाली न हो तो यह एक मनुष्य के पास भूमि न होने के समान होगा, जिससे वे बेचैन हो जाएंगे। इसलिए उसने इन अर्गाली को निकालकर वेल्स को देने की योजना बनाई। वेल्स को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वह झाओ हाई को शिविर की ओर ले गया। हालांकि उनके शिविर में कई अर्गाली थे, लेकिन जनजाति के लाखों लोगों की तुलना में उनके अर्गाली अभी भी बहुत कम थे, जिससे हरक्यूलियन बुल्स को बेचैनी महसूस हुई। हालांकि इस बार झाओ हाई द्वारा लाया गया अनाज हरक्यूलियन बुल्स को राहत देगा। शिविर में पहुंचने पर हरक्यूलियन बुल्स के शिविर के लोग ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि एक के बाद एक अनाज की गाड़ियां खाली की जा रही थी, यहां तक कि शिविर में अनाज का ढेर लग गया। अनाज के इस विशाल ढेर को देखकर हरक्यूलियन बुल्स के शिविर के लोग दंग रह गए, कुछ तो घुटने टेककर पशु देवता से प्रार्थना करने लगे। और एक तरफ खड़ा कोनी इन सभी को खाली निगाहों से घूर रहा था। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया था कि वेल्स झाओ हाई के आने की आशंका से क्यों भरा हुआ था। इसका कारण यही था। कोनली ने झाओ हाई को देखा, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस पतले और छोटे कद के इंसान में इतनी क्षमता कैसे हो सकती है। लगभग 10 करोड़ जिन अनाज उतारने के बाद झाओ हाई रुक गया। वेल्स ने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाया और फिर अनाज के ढेर पर कूद गया। उसने अपने कबीले के लोगों की ओर देखा और जोर से बोला, मेरे लोगों, ये साल हमारे हरक्यूलियन बुल कबीले के लिए आपदा जैसा रहा है। हमारे दिवंगत सरदार की हत्या कर दी गई। हमें तो धोखेबाज फाइटिंग बुल्स ने हमारे घरों से भी निकाल दिया। बहुत से लोगों को लगा कि हमारा हरक्यूलियन बुल कबीला खत्म हो गया है, कि हम हार चुके हैं, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि हरक्यूलियन बुल्स खत्म हो गए हैं। हम हरक्यूलियन बुल्स तो बस आराम कर रहे थे, लेकिन एक चोर ने हमारा सारा सामान चुरा लिया। हम हरक्यूलियन बुल्स एक मित्र की मदद से अपना सब कुछ वापस लेंगे। नीचे खड़े लोग वेल्स को खाली निगाहों से देखते रहे, फिर अनाज के ढेरों की ओर उनके दिल जोश से भर उठे। ठीक वैसे ही जैसे वेल्स ने कहा था, जब वे लड़ाकू सांडों से हार गए थे, उन्हें लगा मानो आसमान ढह गया हो, उन्हें लगा मानो शक्तिशाली सांडों का अंत हो गया हो। रातों रात उन्होंने अपना सारा अनाज और अपना सारा अर्गली खो दिया। उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, उनका भविष्य अंधकार में है, वे सब मानो गुमनाम हो गए हों। वेल्स ने अपने कबीले के सदस्य की ओर देखा। वह जानता था कि उसके शब्दों का असर हुआ है, इसलिए उसने आगे कहा, मैं सबको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे परम बुजुर्ग न केवल अपनी चोटों से उबर गए हैं, बल्कि उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। और वे उन लड़ाकू सांडों को सबक सिखाने वाले हैं। शक्तिशाली बैल खुशी से झूम उठे। अनाज ने भले ही उनके हृदय को शांति प्रदान की हो, लेकिन अपने परम गुरु के बारे में जानकर उनके हृदय में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका अंधकार में भविष्य आशा की किरण से जगमगा उठा। वेल्स ने हाथ हिलाया, लोग शांत होने लगे। वेल्स ने आगे कहा, बेशर्म लड़ाकू सांडों ने हमें अपने हाथों से नहीं हराया, वे अपनी ताकत से हमें हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मनुष्यों से मदद मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी साधारण मानव विशेषज्ञ को नहीं बुलाया। यह मानव वास्तव में रेडियन चच से है। आप सभी जानते हैं कि रेडियन चच हमेशा से मैदानी इलाकों के सभी पशु मानवों को नियंत्रित और गुलाम बनाना चाहता था। लड़ाकू सांडों का उनके लिए काम करना सभी पशु मानवों के साथ विश्वासघात है, बिल्कुल अक्षम्य। लेकिन हम दूसरों से मदद नहीं मांगेंगे, ये हमारे शक्तिशाली सांड कबीले का मामला है, इसलिए हम अपने हाथों से बदला लेंगे। बदला। सभी शक्तिशाली बैल चिल्ला रहे थे, बदला, बदला। वेल्स ने आगे कहा, मेरे कबीले के लोगों, यह इंसान झाओ हाई है, मेरा खून का बदला लेने वाला भाई। वह एक व्यापारी होने के साथ साथ एक शक्तिशाली जादूगर भी है। उसके पास अनाज है और वह हमारे प्रतिशोध के मार्ग में हमारा साथ देने को तैयार है। कुछ समय पहले उसने पश्चिम आश्चर्य राजा के शिविर में हमारे लिए जानकारी जुटाई थी और अब वह यहाँ असंख्य अनाज लेकर आया है। अब जब हमारे पास भोजन है तो हम अपना पेट भरेंगे। हम तब तक खाएंगे जब तक हमारा पेट भर न जाए, ताकि हमें लड़ने की शक्ति मिल सके। मैं आदेश देता हूं कि आज से तुम सब अपनी कुल्हाड़ियां तेज करो, वापस जाकर बदला लेने और अपने क्षेत्र को वापस पाने के लिए लड़ने की तैयारी करो। जो कुछ भी हमारा था उसे वापस पाओ, अपने कबीले के लोगों को वापस पाओ। अधिकाधिक पशु मानव एकत्रित हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमारा शिविर वापस ले लो, हमारा शिविर वापस ले लो। वेल्स ने जोर से कहा, मेरे कबीले के लोगों, जाओ कुछ खाना ले आओ, पेट भर खाओ, हमें युद्ध लड़ना है। उसने हाथ हिलाया और पहरेदारों ने तुरंत अपने कबीले के लोगों को अनाज बांट दिया। वर्तमान में हरक्यूलियन बुल शिविर में 500,000 कबीले के सदस्य थे, लेकिन झाओ हाई 10 करोड़ जिन से अधिक अनाज लेकर आया था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कबीले के सदस्य को 200 जिन अनाज मिलेगा। हालांकि इनमें से कुछ जानवरों के परिवार हैं, इसलिए उन्हें कुछ 100 जिन अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए अनाज की यह मात्रा भी बहुत अधिक है। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए भी सर्दियों के मौसम में किसी व्यक्ति को 200 जिन अनाज मिलना असंभव था। अनाज बांटते समय वेल्स झाओ हाई को अपने तंबू में ले गया। तंबू में प्रवेश करते ही वेल्स हंसा, मेंडेज हंसा और येल के चेहरे पर मुस्कान छा गई। झाओ हाई काफी हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों हंस रहे हैं। इस समय कोनी झाओ हाई और लौरा के समूह को देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वे इतना सारा खाना साथ ला सकते हैं। वेल्स की बातों को पढ़कर अब उसे समझ आया कि वेल्स का क्या मतलब था। उसे विश्वास था कि हरक्यूलियन बुल्स के पास अब अपनी पुरानी शान को वापस पाने का अच्छा मौका है, और अगर उन्हें अभी युद्ध में उतरना पड़े तो जनता उनका समर्थन करेगी। मनोबल एक ऐसी चीज है जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, लेकिन यह वास्तव में युद्ध का परिणाम तय कर सकता है। यदि सेना में मनोबल नहीं है तो भले ही उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया हो, उनके लिए कच्चे हथियारों से लैस क्रोधित किसानों की भीड़ को हराना असंभव होगा। मनोबल यही कर सकता है। पहले हरक्यूलियन बुल्स में सबसे बड़ी कमी मनोबल की थी, लेकिन अब उन्होंने इसे वापस पा लिया है। वर्तमान में मनोबल से भरपूर हरक्यूलियन बुल सेना शेर या बाघ जाति के उतने ही योद्धाओं पर हमला करने का साहस भी कर सकती है। एक छोटी लड़ाकू बुल जनजाति की तो बात ही छोड़िए। कुछ समय बाद वेल्स रुक गया। उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, अब हम तुरंत जवाबी हमले की योजना बना सकते हैं।
झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, अभी देर नहीं हुई है बड़े भाई, क्या आपको कोई मदद मिल पाए? आप कब से शुरू करने की योजना बना रहे हैं? वेल्स ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, अब जब मनोबल फिर से बढ़ रहा है तो हमें जल्दी करनी होगी। अगर मनोबल गिर गया तो बहुत परेशानी होगी। मुझे लगता है कि हमें मास्टर्स से संपर्क करना चाहिए और उनके विशेषज्ञों को तुरंत आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे जल्दी पहुंच सके। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, अपनी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है बड़े भाई, क्या आप इस बार मास्टर्स के लिए कुछ उपहार तैयार करना चाहते हैं? जब मैं यहाँ नहीं होता तो मैं कई चीजें तैयार नहीं कर पाता। अब जब मैं आ गया हूँ तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, मैं उसे आप तक पहुंचा दूंगा। वेल्स ने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई मास्टिफ कुत्तों की वजह से मेरे कबीले के लोग सौभाग्य से बच गए। उन्होंने हमें कुछ अनाज और अर्गाली दिए, नहीं तो वे मुझसे दोबारा नहीं मिल पाते। इस मामले पर आपका क्या विचार है? झाओ हाई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास बहुत सारा अनाज है, लेकिन अगर हम ये सब उन्हें दे दे तो तुम्हारे दिन बुरे हो जाएंगे। भाई कैसा रहेगा अगर हम उन्हें अनाज के साथ साथ दूध की शराब, सब्जियां और फलों का तेल भी उपहार में दे दें? क्या विचार है? वेल्स ने खाली निगाहों से देखा। सब्जियों और फलों के तेल के बारे में तो वह समझता था, लेकिन दूध की शराब तो ऐसी चीज है जिसे जानवर हमेशा बनाते आए हैं। क्या झाओ हाई इसे उपहार के रूप में देने की योजना बना रहा था? वेल्स के हाव भाव को देखकर झाओ हाई समझ गया कि वह क्या सोच रहा है। उसने मुस्कुराते हुए दूध की शराब का एक बर्तन उसे देते हुए कहा, भाई वेल्स, इसे चखिए, यह आपके भाई की दूध की शराब है। हालांकि हैरान होकर भी वेल्स मुस्कुराया और जग उठाते हुए बोला, क्या बात है, तुमने दूध उबालना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुम जानवर बनना चाहते हो? बात करते करते उसने एक कप में थोड़ी शराब डाली। जब घड़े से शराब उंडेली जा रही थी तो तंबू में मौजूद लोगों ने अनजाने में अपनी नाक में हवा भर ली, क्योंकि शराब की गंध बहुत ही मनमोहक थी, एक बिल्कुल नई तरह की गंध। वेल्स खुद को रोक नहीं पाया, उसने प्याला उठाया और सारा पी गया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह शराब इतनी तेज होगी। उसे खांसी आने लगी और वह तुरंत खांसने लगा। झाओ हाई मुस्कुरा रहा था, लौरा बगल में हंस रही थी, उन्हें पहले से ही ऐसे नतीजे की उम्मीद थी। काफी देर बाद वेल्स की खांसी रुक गई। उसने अपने हाथ में पकड़े शराब के बर्तन को हैरानी से देखा और झाओ हाई की ओर देखकर पूछा, छोटे हाई, ये दूध की शराब है, इसका रंग क्यों नहीं है और ये इतनी खुशबूदार क्यों है? तुमने इसे कैसे बनाया? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, भाई मैं आपको यह नहीं बता सकता, ये शराब मेरी जान है। भाई कैसी थी, क्या यह उपहार देने लायक है? वेल्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई इसे उपहार में मत दो, इसके बजाय मुझे ही क्यों नहीं दे देते? मैं दूसरों को ये शराब ले जाते हुए नहीं देख सकता। झाओ हाई जोर से हंसा। अध्याय 296 अर्धयुद्धक कबीला। पीले और सूखे मैदानों पर एक विशाल काफिला आगे बढ़ रहा था। इस काफिले में लगभग 2000 गाड़ियां थीं, जिनमें से लगभग 1000 गाड़ियां जानवरों द्वारा इस्तेमाल की जाती थीं, जबकि शेष 1000 गाड़ियां मनुष्यों की थीं। 10,000 शक्तिशाली बैल घुड़सवारों का एक दल काफिले की सुरक्षा कर रहा था। सबसे आगे एक मानव रथ था, जिसके दोनों ओर मित्रता के 2 झंडे लगे थे, एक बड़े पेट वाले सुअर जनजाति का और दूसरा विशाल सींग वाले बैल जनजाति का। रथ के चारों ओर विशालकाय बैलों का एक समूह था। इन बैलों द्वारा पहने गए सूती वस्त्र साधारण नहीं थे, जो उनकी असाधारण स्थिति को दर्शाते थे। झाओ हाई गाड़ी के अंदर बैठा था। उसने वेल्स की ओर देखते हुए कहा, बड़े भाई क्या आप संयम से पी सकते हैं? अगर आप सारी शराब पी जाएंगे तो हमारे पास उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस समय वेल्स के हाथ में चमड़े का थैला था और मुंह में शराब भरी हुई थी। ये देखकर झाओ हाई असहाय हो गया। जब से उसने वेल्स को थोड़ी सी दूधिया शराब दी थी, तब से लेकर अब तक वेल्स ने शराब पीना कभी बंद नहीं किया था। वह हमेशा शराब से भरा चमड़े का थैला अपने साथ रखता था। झाओ हाई बेबस था। वेल्स ने झाओ हाई को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी शराब थी, लेकिन तुमने मुझे कभी पीने नहीं दी। उफ, और तुम अब भी इसे दूसरों को उपहार में देना चाहते हो? मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं पिया है। वेल्स हंसा, लौरा हंसी और अपने घोड़े पर सवार येल भी हंसा। वे जानते थे कि वेल्स मजाक कर रहा था, लेकिन झाओ हाई की शराब सचमुच बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि येल, जो शराबी नहीं था, भी उसे पीने के लिए ललचा गया। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया और वेल्स से कहा, भाई क्या ये ठीक है कि शिविर का प्रबंधन करने के लिए केवल छठा भाई ही है? वेल्स ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, छठा भाई व्यवस्था संभालने में बहुत माहिर है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर कहा, हम सर्दियों में जा रहे हैं, इसलिए शराब तैयार रखना बेहतर होगा। सर्दी बहुत ठंडी होती है, चाहे आप इंसान हो या जादुई जीव। युद्ध से पहले ठंड से बचने के लिए शराब पीना सबसे अच्छा होगा। वेल्स की आंखों की चमक बदल गई। चिंता मत करो, मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। हमारे कबीले के लिए ये बहुत मुश्किल समय है। मैंने सभी अर्गाली को मरवाकर राशन में बदलवा दिया है। मैंने शराब के सेवन पर भी रोक लगा दी है और मिल्क वाइन की मात्रा को नियंत्रित कर रहा हूँ। हम बस युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस बार हम अपना शिविर वापस नहीं ले पाए तो फिर हरक्यूलियन बुल्स मैदान से गायब ही हो जाएंगे। वाले के शब्दों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। जैसे उन्होंने कहा, हरक्यूलियन बुल्स इस बार पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय उनकी जनजाति की शक्ति कम होती जा रही है और इस युद्ध में उन्होंने अपना घर भी खो दिया है। अगर वे अपना इलाका वापस हासिल नहीं कर पाए तो हरक्यूलियन बुल्स के पास फिर से उठने का कोई मौका नहीं बचेगा। झाओ हाई ने सोचा कि वेल्स थोड़ा पागल हो गया है, लेकिन यही पागलपन हरक्यूलियन बुल्स को इस समय चाहिए। उसने आह भरी, दूसरी और तीसरी बहन के अलावा सबसे बड़ी बहन और चौथी बहन की क्या स्थिति है? वेल्स ने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने बताया कि फाइटिंग बुल सरदार ने उनके फांसी का आदेश दिया था। केवल उन्हें ही नहीं, फाइटिंग बुल्स ने उनके सभी नौकरों को भी मार डाला। बूढ़े और कमजोरों को पकड़कर गुलाम बना लिया गया। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि फाइटिंग बुल कबीले के सभी सदस्यों को मार डाला जाए।
झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा, वह जानता था कि जानवरों जैसे इंसानों के लिए हत्या करना बहुत आम बात थी। उसने जवाब दिया, भाई, पश्चिम वंडर किंग से निपटने के लिए क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? वेल्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने सिर हिलाया। वेस्ट वंडर किंग के लोगों को बख्शा जा सकता है, लेकिन वेस्ट वंडर किंग को स्वयं मरना होगा। लिटिल हाई, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सभी मरे हुए फाइटिंग बुल्स को मरे हुए में बदल दोगे, उन्हें गुलाम बना दोगे। झाओ हाई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, ये तो कई लाख लोग हैं, क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? वेल्स ने सिर हिलाया और गुस्से से कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे दिल में पनप रही नफरत को शांत करना मुश्किल होगा। भाई, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। झाओ हाय असहाय था, उसने कहा, भाई, क्या मुझे इससे बहुत फायदा नहीं होगा? मुझे ये सारे लोग देने के बाद मेरी युद्ध शक्ति बढ़ जाएगी, बेशक मुझे मदद करने में खुशी होगी। वेल्स ने कुछ नहीं कहा, उसे लगा कि झाओ हाय बस उसे दिलासा दे रहा है। उसे ब्लैक मेजेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, वह जानता था कि अगर कोई ब्लैक मेज बहुत सारे मरे हुओं को वश में कर ले तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक साधारण ब्लैक मेज का सैकड़ों मरे हुओं को वश में कर लेना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए झाओ हाई से सैकड़ों हजार मरे हुओं को वश में करने का अनुरोध करना वास्तव में कुछ ज्यादा ही था। उसे यह नहीं पता था कि झाओ हाई एक सच्चा ब्लैक मेज नहीं था। झाओ हाई के लिए इतनी बड़ी संख्या में मरे हुओं को नियंत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा झाओ हाई ने कहा था, अतिरिक्त मरे हुए उसकी शक्ति बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होंगी। वेल्स अब झाओ हाई को अपने सगे भाई की तरह, बल्कि अपने सगे भाई से भी अधिक मानता है। वैसे भी उसके सगे भाई ने झाओ हाई जैसी उच्च उपलब्धियां हासिल नहीं की। वेल्स के मन में एक विचार आया कि अगर वे इस बार फाइटिंग बुल्स के खिलाफ जीत जाते हैं तो फाइटिंग बुल्स को झाओ हाई के गुलाम बनाने के अलावा वह झाओ हाई को कई लाख खरगाली देने के लिए भी तैयार है। हालांकि उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, ये सिर्फ एक विचार था। लेकिन उन्हें विश्वास था कि येल और मेंडेज इस बात से असहमत नहीं होंगे, क्योंकि झाओ हाई के बिना आज हरक्यूलियन बुल्स जैसी टीम नहीं होती। इस बार वे मास्टिफ कुत्तों को कुछ उपहार देने की योजना बना रहे थे। झाओ हाई पहले तो आना नहीं चाहता था, लेकिन वेल्स ने उसे जबरदस्ती ले लिया क्योंकि उसे लगा कि मास्टिफ कुत्तों से जान पहचान करना झाओ हाई के लिए फायदेमंद होगा। दोनों आपस में व्यापार भी कर सकते थे, जिससे न केवल झाओ हाई को फायदा होता बल्कि मास्टिफ कुत्तों को भी लाभ होता। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। मास्टिफ का मुख्य शिविर ज्यादा दूर नहीं था। मास्टिफ ने पास ही में एक विशेष क्षेत्र निर्धारित किया था ताकि वे ताकतवर सांडों के रह सके और उनकी रक्षा कर सके। ये देखकर वेल्स बहुत भावुक हो गया। हरक्यूलियन बुल्स के लिए इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करने वाले लोग ही सच्चे दोस्त थे। इस बार की आपदा को एक परीक्षा कहा जा सकता है। इस दौरान आप जान सकते हैं कि आपके असली दोस्त कौन है और दोस्तों को भेड़ियों से अलग पहचान सकते हैं। हरक्यूलियन बुल के शिविर से मास्टिफ के शिविर तक जाने में 2 दिन लगते। वेल्स ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ा। झाओ हाई के आने से पहले ही वेल्स ने रेडियंट चर्च और फाइटिंग बुल्स के मामले के बारे में मास्टिफ जनजाति को सूचित कर दिया था। बीस्टमैन जनजाति में मास्टिफ जनजाति का दर्जा हरक्यूलियन बुल्स से कहीं अधिक था, इसलिए जब वेल्स ने मास्टिफ जनजाति को यह खबर बताई तो उन्होंने इसे शेर और बाघ जनजातियों तक पहुंचा दिया। किसी भी युद्ध जनजाति को इस मामले की जानकारी होना प्रेरी में एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान का संकेत था। ये कहा जा सकता है कि बीस्टमैन के लिए सबसे घृणित मानव संगठन रेडियंट चर्च होगा। वे हमेशा बीस्टमैन का दमन करते हैं, उनसे इस तरह बात करते हैं जैसे वे हीन हो, और मैदानी इलाकों के निवासियों को बार बार उकसाने के कारण उनके साथ कई युद्ध भी हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने पहले भी पशु मानव जनजातियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों में आंतरिक कलह उत्पन्न हुई। इसी कारण सभी पशु मानव रेडियंट चर्च के प्रति घृणा से भर गए। जब वेल्स को झाओ हाई से यह खबर मिली कि फाइटिंग बुल्स रेडियंट चर्च के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वह समझ गया कि जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक होगी, फाइटिंग बुल्स का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वेल्स का मानना था कि जब शेर और बाघ जनजातियों को मास्टिफ कुत्तों से संदेश मिलेगा तो वे कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार वेल्स को अपना स्थान वापस पाने में मदद करेंगे। हालांकि वेल्स शाही परिवार के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्धक कुलों की शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गाय के सिर वाले वंश की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आती, जिससे भविष्य में पूरे वंश पर उसका शासन करना कठिन हो जाता। रात में उन्होंने मैदान में अपना तंबू लगाया। वेल्स ने ज्यादा हंगामा नहीं किया, उसने बस थोड़ा खाना खाया और आराम किया। वह अपनी ऊर्जा बचाना चाहता था, इसलिए उसने सारी मौज मस्ती को स्थगित कर दिया। युद्ध की तैयारियों के चलते वेल्स ने हर चीज पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इस यात्रा में भी वे केवल बुनियादी खाद्य पदार्थ ही लाए थे, अर्गाली एक प्रकार का अनाज नहीं लाए गए थे। वेल्स चाहते थे कि अर्गाली को युद्ध सामग्री में बदल दिया जाए। अगले दिन जब वे जागे तो उन्हें मास्टिफ कुत्तों की चारागाह टीमें दिखाई देने लगी। मैदान में हर जगह जानवर चारागाह करते नजर आ रहे थे। उन्हें सर्दियों की तैयारी करनी थी, इसलिए उन्हें हर जगह घास चरते देखा जा सकता था। न केवल कबीले के सदस्य बल्कि कई गुलाम भी काम कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि यह मैदानों के लिए साल का सबसे व्यस्त समय था। वेल्स के समूह को मास्टिफ कुत्ते भी देख सकते थे। सांडों के प्रति मास्टिफ कुत्तों का स्नेह स्पष्ट दिखाई देता था। कई मास्टिफ कुत्ते वेल्स का अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े। यह पहली बार था जब झाओ हाई ने मास्टिफ कुत्तों को देखा था। मास्टिफ कबीले के कुत्ते बड़े थे, लगभग 2.5 मीटर तक ऊंचे। हालांकि वे ताकतवर बैलों की तुलना में छोटे थे, लेकिन आमतौर पर इतने छोटे नहीं थे। उनका शरीर मजबूत था और सिर विशाल मास्टिफ जैसा था। उनके चेहरे और गर्दन पर घने बाल थे, जिससे वे शक्तिशाली शेरों जैसे दिखते थे। उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक उल्लेखनीय भेदन शक्ति थी, जिससे लोगों को उनकी आवाज में ताकत का एहसास होता था, जो बहुत ही दबंग थी। दरअसल पूरे मैदानी इलाके में मास्टिफ जनजाति बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि भेड़िए, बाघ, भालू और शेर जैसी बड़ी जनजातियां भी मास्टिफ को चुनौती देने से कतराती हैं।
वे बहुत बलवान होते हैं, कुछ मास्टिफ मिलकर उतने ही शेरों का मुकाबला कर सकते हैं। बाघों के सामने वे थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं, भेड़ियों के सामने वे निश्चित रूप से जीतेंगे और भालुओं के सामने तो भालू भी हार जाएंगे। इसी शक्ति के कारण मास्टिफ मैदानी इलाके में काफी मशहूर है। हालांकि मास्टिफ नस्ल में कई कबीले थे और उनकी ताकत अच्छी नहीं थी, इसलिए मास्टिफ जनजाति के रूप में थोड़ा निचले स्थान पर ही रह सकते हैं। बीस्टमैन प्रेरी के लोगों के लिए मास्टिफ को एक युद्धप्रिय कबीला माना जा सकता है, लेकिन वे अपनी अनूठी स्थिति के कारण इस दावे को आधा ही सही साबित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें केवल अर्ध युद्धप्रिय कबीले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और केवल मास्टिफ ही इस वर्गीकरण को धारण करते हैं। एक मुझे लगता है कि इसका तात्पर्य कुत्तों की कई नस्लों से है, इसलिए एक तरह से कमजोर नस्लें नस्ल की समग्र शक्ति को कम कर देती हैं। अध्याय 297 मास्टिफ सरदार। मास्टिफ कुत्तों ने भी झाओ हाई की उपस्थिति को भांप लिया था। जब उन्होंने झाओ हाई को देखा तो वेल्स ने उन्हें तुरंत समझाया कि झाओ हाई उसका सिर कलम करने की रक्त शपथ वाला भाई था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि पशु मानवों के लिए सिर कलम करने की रक्त शपथ एक पवित्र प्रतिज्ञा थी जिसका सभी पशु मानव सम्मान करते थे। आप चाहे किसी भी जाति के हों, सिर कलम करने की रक्त शपथ पूरी कर चुके पशु मानवों के लिए आप पहले से ही उनके समुदाय का हिस्सा हैं। इसी वजह से किसी भी मास्टिफ कुत्ते ने झाओ हाई के साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया। इसके विपरीत वे उसके प्रति और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि वेल्स का भाई होने के अलावा उन्होंने उसकी गाड़ी पर 2 पशु मानव मित्रता के झंडे भी देखे थे। पशु मानवों के लिए मित्रता के झंडे भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए जब मास्टिफ्स ने देखा कि झाओ हाई वेल्स का रक्त भाई है और उसके पास 2 मित्रता के झंडे भी हैं, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे किसी साधारण मानव व्यापारी की तरह नहीं माना। अगले दिन दोपहर तक वे अंततः मास्टिफ्स के मुख्य शिविर में पहुंच गए। ये शिविर वेस्ट वंडरकिन के शिविर से कहीं अधिक प्रभावशाली था। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जिसके नीचे पर्याप्त मात्रा में पानी से भरी एक छोटी नदी तेजी से बह रही थी। इस प्रकार वे नदी का उपयोग प्राकृतिक अवरोध के साथ साथ जल स्रोत के रूप में भी कर सकते थे, जिससे यह एक बहुत ही सुविधाजनक संसाधन बन गया। नदी पर मास्टिफ कुत्तों ने एक लकड़ी का पुल बनाया था। पुल बहुत मजबूत और चौड़ा था, इतना चौड़ा कि एक साथ 10 गाड़ियां गुजर सके। इसके अलावा पहाड़ी से थोड़ी ही दूर पर शांत बहता पानी था, जिसमें लोग नहाते थे। यह इलाका बसने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। पहाड़ी उतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी ऊंचाई साफ दिखाई दे रही थी। वैसे देखा जाए तो शिविर बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग रह सकते हों। ये 10 लाख लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हुए थे, क्योंकि जंगली जीव एक दूसरे के बहुत करीब नहीं जमा हो सकते थे ताकि घास के मैदानों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। इसलिए वे चारों ओर बिखरे हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो तंबुओं ने लगभग पूरे मैदान को ढक लिया हो। जैसे ही वेल्स मास्टिफ कबीले के लोगों को देखने वाले थे, मुख्य शिविर से घुड़सवारों का एक दल निकला। दल बड़ा नहीं था, उसमें केवल 100 से अधिक सवार थे। ये 100 सवार बहुत तेज थे, साथ ही वे कोई आवाज भी नहीं करते थे। झाओ हाई ने उनके घोड़ों पर ध्यान दिया। उनके घोड़े बहुत खास लग रहे थे, क्योंकि वे बहुत बड़े मास्टिफ थे। ये पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मास्टिफ के खूंखार चचेरे भाई थे। एक घुड़सवारों की टुकड़ी तेजी से उनके समूह तक पहुंची। सबसे आगे चल रहे घुड़सवार ने वेल्स की ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, वेल्स, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गए। झाओ हाई ने उस विशालकाय कुत्ते को देखा। वह जवान और मजबूत कद काठी का लग रहा था। ताकतवर सांडों के मुकाबले वह कमजोर नहीं था। बाकी कुत्तों के मुकाबले उसकी दाढ़ी घनी थी, जिससे वह शेर जैसा दिख रहा था। उसने सूती चोगा पहना हुआ था और मौसम गर्म न होने के बावजूद उसकी छाती पर एक छेद था, जिससे उसका भरा हुआ काला फर दिख रहा था। उससे एक स्वाभाविक आदिम आभा निकल रही थी। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका रूप रंग लगभग हमेशा एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। हालांकि पशु मानवों का शरीर विशाल होता है, लेकिन झाओ हाई उन्हें उनके रूप रंग के आधार पर नहीं आंकता था। झाओ हाई के सामने खड़ा वह विशालकाय कुत्ता उसे अपरंपरागत होने का एहसास दिला रहा था। वह एक साहसी और ईमानदार व्यक्ति जैसा लग रहा था, जो अपने दोस्त के साथ खतरों और जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार था। मास्टिफ ने भी झाओ हाई को देखा। वह वेल्स की ओर मुड़ा और बोला, वेल्स, क्या यह इंसान तुम्हारा सिर कलम करने की रक्त शपथ का भाई है? तुमने एक इंसान के साथ अपनी सिर कलम करने की रक्त शपथ की रस्म क्यों निभाई? वेल्स ने मास्टिफ की ओर देखा और कहा, बफोन, बकवास मत करो। मेरा भाई झाओ हाई एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है, उसे डराओ मत। छोटे हाई, ये भाई बफोन है, मास्टिफ का 5वां राजकुमार। झाओ हाई ने तुरंत बुफोन को सलाम किया, लेकिन मन ही मन उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे याद आया कि धरती पर भी बुफोन नाम का एक स्टार खिलाड़ी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसे बुफोन नाम का कोई व्यक्ति मिलेगा। बुफोन ने झाओ हाई को घूर कर देखा। उसे परखने के बाद हंसते हुए कहा, चूंकि तुम वेल्स के रक्षित हो, तो तुम मेरे साथी भाई भी हो। भाई, मास्टिफ्स तुम्हारा स्वागत करते हैं। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद भाई बुफोन। इसके बाद वेल्स ने कहा, बफिन, आप हमसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि हम यही बोलते रहें, है ना? जल्दी से हमें अंदर बुलाए, मैं चाचा के लिए बहुत सारे उपहार लाया हूँ। बफोन ने गाड़ी के पीछे देखा। उसे बहुत सारे चमड़े के थैले दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई तरल पदार्थ भरा हो। ये देखकर वह चौंक गया। उसने वेल्स की ओर सिर घुमाकर कहा, वेल्स, क्या तुम सचमुच मेरे पिता को दूध की शराब पिला रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वेल्स ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत पियो। ठीक है, क्या तुम्हारे पास पका हुआ मटन है? मुझे बहुत भूख लगी है। बुफोन जाहिर तौर पर नाराज नहीं हुआ। उसने काफिले को शिविर तक पहुंचाया। शिविर में प्रवेश करते ही वे तुरंत पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी पर झाओ हाई ने एक झंडा देखा। ये स्पष्ट था कि यह मास्टिफ नस्ल का शाही झंडा था। वहां एक बड़ा सुनहरा तंबू खड़ा था। कुछ देर बाद वे सुनहरे तंबू के पास पहुंच गए। तंबू देखने में तो भव्य लग रहा था, लेकिन वहां न तो कोई बाढ़ थी और न ही कोई गश्त। सुनहरे आवरण को छोड़कर वह किसी साधारण तंबू जैसा ही दिख रहा था, लेकिन इसके प्रवेश द्वार पर 2 पहरेदार तैनात थे।
काफिला रुका, वेल्स, झाओ हाई, येल और कई अन्य अंगरक्षकों को लेकर बड़े तंबू की ओर बढ़ा। फिलहाल वेल्स ने कुछ क्षण पहले बफॉन के साथ मजाक करते समय जो मजाकिया चेहरा बनाया था उसे गायब कर दिया था। अब उसका चेहरा बेहद गंभीर था। झाओ हाई भी वेल्स के ठीक पीछे पीछे चल रहा था। बफॉन के नेतृत्व में दोनों तंबू की ओर बढ़े और अंदर प्रवेश किया। झाओ हाई एक पल के लिए रुका। तंबू का भव्य बाहरी हिस्सा उसके अंदरूनी हिस्से से बिल्कुल अलग था, जो देखने में बहुत साधारण लग रहा था। वेस्ट वंडर किंग के तंबू की तरह इसमें भी एक बड़ा अंगीठी, छत से लटकता एक दीपक और एक लेखन मेज थी। मेज के पीछे एक पुराना मास्टिफ कुत्ता था। मेज के दोनों ओर कुर्सियों की कतारें थीं। ये किसी सम्मेलन कक्ष जैसा लग रहा था। इनके अलावा अंदर की सजावट बहुत साधारण थी, जो अच्छी बात थी। जैसे ही वेल्स तंबू में दाखिल हुआ, उसने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर बूढ़े मास्टिफ कुत्ते की ओर घुटने टेकते हुए कहा, वेल्स ने अंकल बुजीर को देखा है। झाओ हाई ने भी जल्दी से घुटनों के बल बैठकर अभिवादन किया। बुज़ेर ने धीरे से हंसते हुए कहा, शाबाश नन्हे साथ, उठो, मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तुम बहुत सारे उपहार लाए हो। तुम ये उपहार तो ऐसे समय में लाए हो जब हालात मुश्किल हैं। वेल्स मुस्कुराया और खड़ा हो गया, चाचा जी, मैं इंसानों के लिए विशेष उत्पाद लाया हूँ। हम जितना चाहें उतना दे सकते हैं। हम आपको सम्मान भी देना चाहते हैं। बुज़ीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत खूब, तुम्हारा दिल अच्छा है। ठीक है, यही तुम्हारा सिर कलम करने की रक्त शपथ वाला भाई है। झाओ हाई बुजीर का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अभिवादन करते हुए बोला, झाओ हाई चाचा से मिला है। बुजीर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, उठो, चूंकि तुम वेल्स के भाई हो इसलिए तुम्हें मेरा भतीजा भी माना जा सकता है। तुम्हें ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है, आओ बैठो। झाओ हाई ने आभार व्यक्त किया और फिर वेल्स की ओर पीछे हट गया। वेल्स आगे बढ़ा और अपने पहरेदारों की ओर हाथ हिलाया, जिन्होंने उसे शराब से भरा एक चांदी का बर्तन दिया। वेल्स ने बर्तन बुज़ेर को देते हुए कहा, चाचा जी, ये दूध की शराब छोटे हाई ने बनाई है। मुझे इसका स्वाद अच्छा लगा इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी लाया हूँ, आप भी चख लीजिए। बुज़ीर ने वेल्स की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई नकारात्मक भाव नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा, दूध की शराब अच्छी चीज है। हम जैसे जानवर इसके बिना नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे भाई की बनाई हुई इस दूध की शराब को चखूंगा। देखते हैं ये हमारी दूध की शराब से कितनी अलग है। वेल्स मुस्कुराया और बुज़ीर की ओर बढ़ा। उसने बुज़ीर के गिलास में थोड़ी शराब डाली। जैसा कि बुज़ीर ने कहा था, पशु मानव अपने दूध से बनी शराब के बिना नहीं रह सकते। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, इसलिए बुज़ीर की मेज पर पहले से ही एक शराब का गिलास रखा हुआ है। जब वेल्स ने शराब परोसी तो बुज़ीर दंग रह गया। उसने जीवन भर दूध वाली शराब पी थी, लेकिन इतनी साफ शराब उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये देखकर वह हैरान रह गया। साथ ही उसे वेल्स पर किसी चाल का शक नहीं था, क्योंकि वह दूध की शराब की विशिष्ट गंध को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। यह जानना जरूरी है कि मास्टिफ कुत्ते की नाक अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील होती है। वेल्स के शराब परोसने के बाद बुज़ेर ने तुरंत उसे उठाया और एक घूंट पिया। वेल्स ने तो अपनी शराब झटपट पी ली, लेकिन बुज़ेर ने ज्यादा नहीं पी। मुंह में थोड़ी सी शराब का एहसास होते ही बुज़ेर उसके स्वाद से मदहोश हो गया। चाहे आम नागरिक हो या शाही परिवार के सदस्य, सभी जीव जंतुओं को शराब बहुत पसंद होती है। बुज़ीर को भी शराब पीना बहुत पसंद था और वह कसम खाकर कह सकता था कि उसने इससे पहले कभी इतनी स्वादिष्ट शराब नहीं पी थी। वह अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे शराब का स्वाद लेने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और वेल्स की ओर मुड़ा, फिर झाओ हाई की ओर देखकर मुस्कुराया। लोग हमेशा कहते आए हैं कि इंसान जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। मैं भी ज्यादातर लोगों की तरह इस बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं गलत था, क्योंकि हजारों सालों बाद भी जानवर दूध की शराब का स्वाद बेहतर नहीं कर पाए। नौजवान, तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें इतनी बढ़िया शराब चखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता है। ये स्पष्ट था कि वह झाओ हाई को संबोधित कर रहे थे। झाओ हाई ने झुककर उत्तर दिया, अंकल बहुत विनम्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो सामग्री इस्तेमाल की है वह अच्छी गुणवत्ता की है। मुझे खुशी है कि अंकल को ये पसंद आया। बुज़ीर मुस्कुराया, अच्छा वेल्स, तुम्हें इस बूढ़े आदमी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। छोटे 5, जाओ वेल्स को शराब पिलाओ। मेरे लिए मटन के कुछ टुकड़े भेजना याद रखना। मैं कुछ बुजुर्गों को बुला रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए भी थोड़ी शराब ले आना। ये शराब बहुत खुशबूदार है। हम बूढ़े लोग कुछ प्याले पीना चाहते हैं। बुफॉन ने बात मान ली। उन्होंने वेल्स का नेतृत्व किया और फिर मुड़कर चले गए। बस एक अनुस्मारक, जानवरों के लिए छोटे अक्षर, जानवरों जैसे इंसानों के लिए बड़े अक्षर। अध्याय 298, यदि हम सफल नहीं हुए तो हम सम्मान के साथ मरेंगे। समूह के तंबू से बाहर निकलते ही बफॉन तुरंत हंसते हुए बोला, वेल्स, तुम एहसन फरामोश बच्चे। तुम्हारे पास इतनी बढ़िया शराब थी, लेकिन तुमने उसे निकालकर पिताजी को तोहफे में दे दिया। हालांकि पिताजी को शराब पीना पसंद है, पर वो कोई साधारण शराब नहीं पीते। अगर वो शराब को अच्छा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो खराब तो नहीं होगी। क्या सच में नन्हे हाई ने इसे बनाया है? वेल्स मुस्कुराया और बोला, बेशक उसने किया। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मुझे याद है किसी ने कहा था कि अंकल को दूध की शराब देना मजाक है। क्यों न अभी न पिए? बुफॉन ने तुरंत मूर्खता का नाटक किया। किसी ने कहा? किसने कहा? उनके रूप रंग और उनके विशाल कुत्ते जैसे सिर को देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह मजाक कर रहे थे या नहीं। वेल्स और बाकी लोग हंसे। फिर उन्होंने तुरंत बुज़ेर के लिए शराब मंगवाने का इंतजाम किया। उन्होंने लगभग 50 जिन शराब से भरा एक बड़ा थैला भेजा, जिसके बाद वे बुज़ेर के घर के पास वाले इलाके की ओर चल पड़े। वहां पहले से ही कई जगह आग जल रही थी और अर्गली, एक प्रकार का आलू भुना जा रहा था। झाओ हाई को पता चल गया था कि वेल्स मास्टिफ कुत्तों के बीच बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि वे मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करते थे। वेल्स भी उन लोगों का अभिवादन करता था और समय समय पर चुटकुले सुनाता था।
और ये मास्टिफ कुत्ते अपने पांचवें राजकुमार बुफोन के प्रति किसी भी प्रकार का आदर भाव नहीं रखते थे, बल्कि अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। झाओ हाई ने देखा कि मास्टिफ कुत्ते बुफोन को पसंद करते थे, यानी बुफोन अपने कबीले के लोगों में बहुत लोकप्रिय था। कई लोग अलाव के पास पहुंचे, तुरंत ही कुछ शराबी आग के चारों ओर जमा हो गए। जाहिर है वे मुफ्तखोरी कर रहे थे, लेकिन बुफोन ने उन्हें पकड़ा नहीं, बल्कि उनमें से कुछ का मजाक उड़ाया और कुछ को घर जाकर कुछ नाश्ता लाने को कहा। शराबी कुछ नहीं बोले, वे भागकर घर वापस चले गए और जल्द ही वे कुछ खास तरह के जानवरों के व्यंजन जैसे दूध की खाल, पनीर आदि लेकर वापस आ गए। लेकिन वेल्स के पास झाओ हाई द्वारा लाई गई बड़ी मात्रा में सब्जियां थीं। इससे जानवरों जैसे दिखने वाले लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह जानना जरूरी था कि मैदानी इलाकों में सब्जियां बहुत दुर्लभ थीं। इसी समय जब अर्गाली एक प्रकार की मछली भूनकर तैयार हो चुकी थी, झाओ हाई द्वारा लाई गई दूध वाली शराब परोसी जाने लगी। नतीजा ये हुआ कि मटन के खत्म होने का इंतजार भी नहीं हुआ, झाओ हाई द्वारा लाई गई सब्जियां भी गायब हो गईं, और कई लोग मेज के नीचे बेसुध पड़े थे, क्योंकि उन्होंने शराब बहुत जल्दी पी ली थी और वे नशे में चूर हो गए थे। लेकिन झाओ हाई को सबसे ज्यादा हैरानी बुफोन को देखकर हुई। ये आदमी तो मानो कभी न खत्म होने वाला था। पहले घूंट में ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी बाहर निकल आई थी, लेकिन कुछ घूंट पीने के बाद वो ठीक हो गया। एक के बाद एक घूंट शराब उसके पेट में जाती रही और झाओ हाई अवाक रह गया। इसके अलावा यह आदमी तो मटन भी नहीं खाता था, मानो शाकाहारी बन गया हो। वह इतना सब्जियों से अपना मुंह भर लेता था कि वेल्स उसे डांटने को तैयार हो जाता था, लेकिन उसने नहीं सुना, बस अपनी मनमानी करता रहा। झाओ हाई को बुफोन से कुछ ईर्ष्या हो रही थी। इस समय तक झाओ हाई को मास्टिफ नस्ल के बारे में एक सामान्य जानकारी हो चुकी थी। वे सबसे सरल प्रकार के प्राणी थे, उन्हें बलवान पसंद था, वे अपनी खुशी और क्रोध को खुलकर प्रकट करते थे, वे अपने तरीके से काम करते थे और दूसरों की आलोचना की परवाह नहीं करते थे। ऐसी नस्ल वाकई सराहनीय है। दावत से झाओ हाई बहुत खुश हुआ, क्योंकि मास्टिफ कुत्ते बहुत मिलनसार थे। खाना खत्म करने के बाद वे उनके लिए तैयार किए गए तंबू में चले गए। तंबू के अंदर एक अलाव का गड्ढा था, जहां वे कभी भी आकर आराम कर सकते थे। मास्टिफ कुत्तों की इस नेक व्यवस्था से झाओ हाई और लौरा बहुत आभारी थे, लेकिन फिर भी वे आराम करने के लिए अंतरिक्ष में चले गए। इस बार वेल्स की मदद करने के लिए झाओ हाई ने अपने सामान में काफी कमी कर दी थी। उनके अंतरिक्ष में अर्गाली एक प्रकार का पत्ता गोभी बहुत कम बचा था, साथ ही उन्होंने अनाज, सब्जियां और फलों का तेल भी काफी मात्रा में निकाला था। सौभाग्य से ये उत्पाद अंतरिक्ष में ही उत्पादित होते थे, अन्यथा वे असहाय हो जाते। अब जब हालात इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो झाओ हाई पीछे नहीं हट सकते। उनका निवेश छोटा नहीं था, और अगर वेल्स असफल होता है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि झाओ हाई अब इन सब बातों के बारे में नहीं सोच रहा था। इस समय वह सिर्फ वेल्स को बदला लेने में मदद करना चाहता था। झाओ हाई को यह नहीं पता था कि सिर कलम करने की रक्त शपथ का उस पर धीरे धीरे असर हो रहा था, लेकिन यह असर झाओ हाई के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं था। अगली सुबह नाश्ते के बाद वेल्स बुजुर्ग से मिलने गया। झाओ हाई उसके साथ नहीं गया। वह जानता था कि वेल्स इस बार सरदार से इसलिए मिलना चाहता था ताकि वह अपने जवाबी हमले की योजना पर चर्चा कर सके। वेल्स और बुजुर्ग की इस बार की मुलाकात का हरक्यूलियन बुल्स के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगर मास्टिफ्स का साथ मिले तो वेल्स के सफल होने की संभावना 70% होगी, अन्यथा केवल 50% ही रहेगी। जाहिर है वेल्स बुजुर्ग से सैनिकों की मांग नहीं करेगा, बल्कि वह मदद के लिए मास्टिफ के 9वें रैंक के विशेषज्ञ की तैनाती का अनुरोध करना चाहता था। वेल्स और बुजुर्ग के बीच पहले ही यही समझौता हो चुका था। वेल्स बुजुर्ग से पूछ रहा था कि क्या वह उसकी बात मान सकता है। चाहे मनुष्य हो या पशु मानव, 9वें दर्जे के विशेषज्ञों की तैनाती कोई मामूली बात नहीं थी। इसलिए भले ही वेल्स के बुजुर्ग के साथ अच्छे संबंध थे, फिर भी बुजुर्ग यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि उसे पूरा भरोसा था। झाओ हाई और येल वेल्स के तंबू के अंदर चुपचाप बैठे थे। वे अंतिम खबर का इंतजार कर रहे थे। अगर मास्टिफ सहमत हो जाते तो बस हमले की योजना बनाना बाकी रह जाता। दोपहर से कुछ ही समय पहले वेल्स आखिरकार वापस आया। तंबू में प्रवेश करते ही जब उसने झाओ हाई को देखा तो वह हंस पड़ा। वे मान गए, चाचा बुजुर्ग मान गए, उनके 9वें रैंक के बड़े भी मान गए। छोटे हाई, धन्यवाद। अगर तुम ये जानकारी नहीं लाते तो मुझे डर है कि उनके बड़े शायद सहमत नहीं होते। झाओ हाई और येल ने खुशी से जयकार की। वे उछल पड़े। वे जानते थे कि अब केवल जीत हासिल करना ही बाकी है। समूह को खुश देखकर बुफोन ने कहा, ये खुशी का मौका है ना? हमें कुछ गिलास पीने चाहिए। समूह ने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला कि बुफोन कब उनके तंबू के सामने आ गया। उसने उन पर मुस्कुराया। वेल्स दौड़कर बाहर आया और बुफोन को पकड़ लिया। बुफोन हंसते हुए बोला, 2 प्याले पीना काफी नहीं है, मुझे 2 घड़े पीने होंगे। बुफोन भी हंस पड़ा। पिछली शाम उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे उठाकर उसके तंबू तक ले जाना पड़ा था, लेकिन वह सचमुच खुश था क्योंकि शराब बहुत स्वादिष्ट थी। कुछ देर बाद वेल्स आखिरकार शांत हो गया। उसने बुफोन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बुफोन, मुझे पता है कि आपने इस बार बहुत मेहनत की है, धन्यवाद। बुफोन हंसते हुए बोला, दरअसल ये हमारे मास्टिफ कबीले के लिए भी विचारणीय है। जरा सोचो, अगर तुम जैसे ताकतवर सांडों की जगह लड़ाकू सांडों को गायों के सिर वाले वंश का शाही कुल बना दिया जाए तो क्या होगा? लड़ाकू सांडों का हमसे कोई संबंध या रिश्ता नहीं है। उन्हें गायों के सिर वाले वंश का शाही कुल बनाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हारा समर्थन जरूर करेंगे। वेल्स ने हल्की सी मुस्कान दी। बेशक वह जानता था कि बुफोन उसे दिलासा देने के लिए ही ऐसा कह रहा था। गाय के सिर वाले वंश का शाही परिवार चाहे जो भी हो, मास्टिफ कुत्तों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर दोनों नस्लों की ताकत की तुलना की जाए तो मास्टिफ कुत्ते गायों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। इस मामले को निपटाने के बाद वेल्स ने शिविर में ज्यादा समय नहीं बिताया। अगले दिन वे तुरंत सुबह जल्दी लौट आए। इस बार उन्होंने हड़बड़ी में यात्रा की और उसी रात वे हरक्यूलियन बुल शिविर में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वेल्स ने तुरंत जवाबी हमले की योजना बनाने में खुद को व्यस्त कर लिया। उन्होंने और भी अर्गाली पक्षियों को मरवाकर उनका राशन तैयार किया।
हालांकि झाओ हाई उनका पीछा कर सकता था और किसी भी समय अनाज उपलब्ध करा सकता था, लेकिन पशु मानवों के लिए मांस न खा पाना असंभव था, खासकर युद्ध के दौरान, इसलिए वे फिर भी राशन तैयार करते थे। लेकिन इस बार राशन तैयार करने का तरीका पहले जैसा नहीं था। पहले जब वे राशन तैयार करते थे तो वे भेड़ के मांस को हवा में सुखाते थे, फिर उसे खाते समय उबालते थे। इस बार उन्होंने मांस को हवा में नहीं सुखाया क्योंकि उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। अर्गाली को मारने के बाद उन्होंने तुरंत उसके मांस को उबाला और फिर उसे झाओ हाई को दे दिया। झाओ हाई एक चलता फिरता गोदाम था, अगर वे उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वे मूर्ख कहलाते। उसी समय झाओ हाई ने अरिस एक को और अधिक दूध की शराब बनाने का आदेश दिया। वह वेल्स में दूध की शराब की कमी होने पर अपने फलों की शराब की आपूर्ति का उपयोग करने के लिए भी तैयार है। शराब का खत्म होना अच्छा नहीं है। बीस्टमैन के लिए सर्दियों में पानी न पी पाना मानो अपनी जान ले लेना था। वेल्स द्वारा राशन के लिए अर्गाली का इतनी बड़ी संख्या में वध करने का एक और कारण यह भी था कि उनकी खाल का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए किया जा सके। बीस्टमैन प्रेरी में सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं और इस बार उनके पास कोई और सामग्री नहीं थी। झाओ हाई के पास भी सामग्री खत्म हो गई थी, इसलिए एकमात्र उपाय अर्गाली को मारना और उनकी भेड़ की खाल का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए करना था। झाओ हाई ने उनके फैसले का विरोध नहीं किया। उन पशु मानवों का अपना जीवन जीने का तरीका था, वह उनके जीवन में दखल नहीं दे सकता था। झाओ हाई केवल उन्हीं साधनों से वेल्स की मदद कर सकता था जो उसके पास पहले से मौजूद थे। झाओ हाई ने सोचा था कि वेल्स को अपने क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए और फिर उन्हें फाइटिंग बुल्स से कुछ ही दूरी पर स्थित एक इलाके में ले जाकर वहां छोड़ दिया जाए। फाइटिंग बुल्स को निश्चित रूप से इस तरह के अचानक हमले की उम्मीद नहीं होगी। हालांकि उसने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि यह कारगर नहीं होगा, क्योंकि उसका रहस्य पूरी तरह उजागर हो जाएगा। वह निश्चित रूप से महाद्वीप की सभी प्रमुख शक्तियों का निशाना बन जाएगा और फिर वह जीवन भर महाद्वीप पर अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। ग्रीन ने वेल्स की मदद करने के झाओ हाई के फैसले का विरोध नहीं किया। इसका कारण यह था कि उन्हें लगा कि प्रेरी उनके लिए भागने का एक और रास्ता बन सकता है। वर्तमान में एक्सू साम्राज्य में उन्होंने खुद को ज्यादा दिखाने की हिम्मत नहीं की, और अगर एक दिन दूसरे लोग ब्लैक वेस्टलैंड्स की स्थिति का पता लगा लेंगे तो उन्हें बसने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। 2. हालांकि कैरियन स्वैम्प का फ्लावर सिटी था, लेकिन वह एक बंद गली थी। अगर वे वहां जाते तो उन्हें अपना पूरा जीवन वहीं बिताना पड़ता, और अगर झाओ हाई की मृत्यु हो जाती तो उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वे केवल वहीं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते थे, इसलिए वह जगह शरण लेने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी। लेकिन बीस्टमैन प्रेरी में स्थिति अलग है। वहां मनुष्यों और बीस्टमैन के बीच संबंध आमतौर पर अच्छे नहीं थे। भले ही झाओ हाई ने मानव क्षेत्र में कोई बड़ा पाप किया हो, फिर भी यहाँ के बीस्टमैन उसे स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि पशु मानव भी इतने सीधे साधे नहीं थे। यहाँ बसने के लिए पहले पशु मानवों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक था। अब जब झाओ हाई वेल्स की मदद कर रहा है तो मैदान में उसका घुलना मिलना शुरू हो चुका था। जब तक वह वेल्स का अटूट भाई बन जाता है तब तक अन्य पशु मानव उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, जिससे झाओ हाई को छिपने के लिए एक और ठिकाना मिल जाएगा। एक बात तो यह है कि व्यापारिक दृष्टि से झाओ हाई इस समय निवेश कर रहे थे। अगर वे सफल होते हैं तो उन्हें 100 गुना या 1000 गुना तक लाभ हो सकता है। अगर वे असफल होते हैं तो उन्हें केवल कुछ संसाधनों का नुकसान होगा, जिनकी भरपाई अंतरिक्ष कुछ समय में कर सकता है। इसे देखते हुए वे वेल्स का समर्थन क्यों नहीं करेंगे। ग्रीन की मंजूरी मिलने के बाद झाओ हाई वेल्स को उसकी भूमिका से अवगत कराने के अलावा पूरी तरह से मदद कर सकता है। जब तक उसके पास वेल्स की मदद करने की क्षमता है, झाओ हाई कंजूसी नहीं करेगा। इस दौरान हरक्यूलियन बुल्स का शिविर पूरी तरह से व्यस्त था। इस बार वे अपनी पूरी ताकत जवाबी हमले की तैयारी में लगा रहे थे। अगर वे इस बार असफल रहे तो हरक्यूलियन बुल्स बीस्टमैन प्रेरी से गायब हो जाएंगे। झाओ हाई ने शिविर में व्यस्त लोगों को देखा। वह इन लोगों के शरीर में दृढ़ संकल्प और जोश महसूस कर सकता था कि अगर वे असफल भी हो गए तो भी उन्होंने एक सम्मानजनक उद्देश्य के लिए अपनी जान दी होगी। झाओ हाई ने ये शब्द कई बार सुने थे, लेकिन कुछ ही लोग इसे साकार कर पाते हैं। लेकिन इस बार झाओ हाई को पूरा विश्वास था कि हरक्यूलियन बुल्स इसे कर दिखाएंगे। उनके पास वापस लौटने का कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने सभी अर्गाली को मार डाला था, जिससे पीछे हटने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए थे। जानवरों के लिए अर्गाली मनुष्यों के लिए जमीन या व्यापारियों के लिए दुकान के बराबर है। लेकिन इस बार हरक्यूलियन बुल्स ने सभी अर्गाली को नष्ट कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान अपनी जमीन बेच देता है। अगर वे सफल नहीं हुए तो इस दुनिया में उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वे केवल गुलाम बन सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। झाओ हाई जानता था कि ऐसे समूह से डरना चाहिए। चीन में एक कहावत थी, धार्मिक आक्रोश से भरी सेना की जीत निश्चित होती है। 3 अब हरक्यूलियन बुल्स के ये योद्धा पराजित हो चुके थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि खो दी थी जहां वे पीढ़ियों से बसे हुए थे। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, अपना गौरव खो दिया था। उन्होंने लगभग सारी उम्मीद खो दी थी। अब वे अपनी सारी शक्ति एक ही लक्ष्य पर लगा रहे थे और वह था बदला, अपना सब कुछ वापस पाना या फिर मर जाना। लॉरा ने भी हरक्यूलियन बुल्स की हरकतों पर ध्यान दिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेघ के पीछे पीछे चलती रही और जहां तक हो सका उसकी मदद करती रही। वैसे भी वे वेल्स के साथ खड़े हो चुके थे। अगर वे वेल्स को इस युद्ध में जीत दिलाने में मदद नहीं कर सकते तो वे मैदान छोड़कर जा सकते थे। वेल्स के मास्टिफ शिविर से लौटने के 6 महीने बाद मैदानी इलाकों में सर्दियां आ गईं। रातों रात मैदानी इलाके अपनी कड़ाके की ठंड के साथ शीत ऋतु में डूब गए और घास एक ही रात में पीली पड़ गई। ये पहली बार था जब झाओ हाई ने मैदानी इलाकों की भीषण सर्दी का सामना किया। लॉरा ठंड से कांपते हुए अपने तंबू से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लॉरा को लग रहा था कि जैसे ही वे बाहर निकलेंगे ठंड से जमकर मर जाएंगे। हालांकि वेल्स की प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य थी। उन्होंने तुरंत अपने सर्दियों के कपड़े पहन लिए। ऐसा लग रहा था मानो सर्दी का उन पर कोई असर ही न हो। अध्याय 299 हिमपात।
जनजाति को तैयार देखकर झाओ हाई समझ गया कि हमले का समय आ गया है। उसका दिल थोड़ा बेचैन था क्योंकि वह पहली बार लाखों लोगों के बीच युद्ध देखेगा, इसलिए वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। झाओ हाई भी तैयारी कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि बदला लेने का समय दूर नहीं है। जब वे अपने तंबू में व्यस्त थे, अचानक तंबू का पर्दा उठा और वेल्स अंदर आ गया। इस हरकत से ठंडी हवा अंदर आ गई और लॉरा ने अपना सिर कोट में छिपा लिया। वेल्स ने लॉरा का रूप देखकर हंसते हुए कहा, लॉरा, तुम्हें जल्द ही तापमान की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि सर्दियों का सबसे ठंडा समय अभी आना बाकी है। लॉरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे डर है कि मैं इसकी आदी नहीं हो सकती। अगर बहुत ठंड पड़ी तो मुझे लगता है कि मैं ठंड से जमकर मर जाऊंगी। वेल्स अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई झाओ, मेरे साथ आइए, परम बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। झाओ हाई ने खाली निगाहों से देखा। उसे नहीं लगा था कि हरक्यूलियन बुल्स के सर्वोच्च गुरु उससे मिलना चाहेंगे। सर्वोच्च गुरु 9वें दर्जे के विशेषज्ञ हैं, इतने उच्च स्तर के लोगों से यूं ही मिलना संभव नहीं होता। झाओ हाई ने तुरंत जवाब दिया। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि बड़े को ज्यादा देर इंतजार करना पड़े। वेल्स ने सिर हिलाया और झाओ हाई के साथ बाहर चला गया। हालांकि झाओ हाई का शरीर उतना मजबूत नहीं था, फिर भी उसे ठंड से डर नहीं लगता था। इसका कारण शायद चीन के उत्तरी भाग में उसका पिछला जीवन हो सकता है। उत्तरी चीन में भी सर्दियां बहुत ठंडी होती थी। झाओ हाई को इस तापमान की आदत थी। वे जल्दी से वेल्स के तंबू में पहुंच गए। वेल्स ने शिष्टाचार नहीं दिखाया। उसने तुरंत पर्दा उठाया और झाओ हाई के साथ अंदर चला गया। मेंडेस और येल तंबू के अंदर बैठे थे। हालांकि दोनों गंभीर दिख रहे थे, मानो वे युवा पीढ़ी के हों। झाओ हाई ने तंबू के अंदर एक और व्यक्ति को भी देखा। तंबू के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सादे कपड़े पहने हुए, लंबा और मजबूत शरीर वाला। पहाड़ की तरह अडिग बैठा वह बेहद राजसी लग रहा था। हालांकि बूढ़े आदमी की आंखें बंद थीं, लेकिन झाओ हाई को महसूस हुआ कि तंबू के अंदर होने वाली हर हलचल उसकी नजर से नहीं बच सकती। जब वे तंबू में दाखिल हुए तो वेल्स बहुत सावधान था। उसके कदम बहुत औपचारिक थे क्योंकि वह धीरे धीरे बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, वृद्ध झाओ हाई आ गया है। झाओ हाई आगे बढ़ा और बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, झाओ हाई ने परम बुजुर्ग से मुलाकात की है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने झाओ हाई को ध्यान से देखा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उठो नौजवान, मुझे दवा देने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। झाओ हाई ने जल्दी से जवाब दिया, बड़े साहब बहुत विनम्र हैं। झाओ हाई के लिए मदद करना सम्मान की बात थी। बूढ़े आदमी ने झाओ हाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम और वेल्स खून के रिश्ते से भाई हो, इसलिए तुम भी हरक्यूलियन बुल्स का हिस्सा हो। नौजवान, मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आऊंगा, इस बात को ध्यान में रखो। चूंकि तुम हमारे कबीले के सदस्य हो, याद रखो कि हम हरक्यूलियन बुल्स का अपना गौरव है और हम इस गौरव को खोने के बजाय मरना पसंद करेंगे। हरक्यूलियन बुल्स के झंडे को धूल में मिलने से बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करनी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? झाओ हाई ने खाली निगाहों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बूढ़े ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर वेल्स को देखा। वेल्स ने बुजुर्ग को प्रणाम किया, फिर एक तरफ जाकर पहले से तैयार युद्ध ध्वज निकाला और उसे झाओ हाई के हाथों में रख दिया। झाओ हाई, ये युद्ध ध्वज गायसिर जाति का राजा ध्वज है। यह ऐसा युद्ध ध्वज है जिसे केवल गायसिर जाति के शाही कुल के सदस्य अर्थात सरदार और युवराज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से तुम हमारे बलवान बैल के युवराज हो। झाओ हाई दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज जब वेल्स उसे लेने आएगा तो उसे एक युद्ध ध्वज दिया जाएगा, और वह भी राजा का ध्वज। ये राजा का ध्वज न केवल हरक्यूलियन बुल्स की स्वीकृति का प्रतीक था, बल्कि साथ ही साथ प्रेरी में एक विशेष दर्जा भी दर्शाता था, जो कि हरक्यूलियन बुल्स के युवराज होने का दर्जा था। और इस विशेष समय में राजा का ये ध्वज हरक्यूलियन बुल्स के आगामी जवाबी हमले के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। झाओ हाई को ये युद्ध ध्वज देना उन पर उनके विश्वास और उनकी सफलता को दर्शाता है। झाओ हाई ने गंभीरतापूर्वक युद्ध ध्वज ग्रहण किया। उन्होंने वेल्स की ओर देखा और कहा, भाई निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि मैं हरक्यूलियन बुल्स को शर्मिंदा नहीं करूंगा। वेल्स ने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, छोटे हाई, मैं चाहता था कि सब कुछ पुनः प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें ये युद्ध ध्वज सौंपूं। लेकिन सर्वोच्च बुजुर्ग का मानना था कि ऐसा करना तुम्हारे साथ अन्याय होगा। हरक्यूलियन बुल जनजाति के लिए तुम्हारा योगदान अतुलनीय रहा है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि जवाबी हमले का श्रेय तुम्हें ही जाता है। इसलिए हमने युद्ध से पहले ही यह युद्ध ध्वज तुम्हें दे दिया ताकि तुम्हें पता चले कि हरक्यूलियन बुल तुम्हारे प्रयासों को पहचानते हैं, इसलिए तुम्हें इस ध्वज को संजोकर रखना चाहिए। झाओ हाई ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर कहा, चिंता मत करो भाई, मैं इस झंडे को अपनी जिंदगी की तरह सहेज कर रखूंगा। इस समय परम बुजुर्ग ने कहा, अच्छा नन्हे हाई, अपनी कही बात याद रखना, हम पहली बर्फबारी के बाद आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। इतना कहकर वे पलक झपकते ही गायब हो गए। हमले की तारीख तय करने के बाद वेल्स ने तुरंत मास्टिफ कुत्तों को सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा। फिर वे चुपचाप इंतजार करते रहे। मैदानों का मौसम लगातार बदलता रहता है, लेकिन पशु मानव कई वर्षों से इस स्थान पर रह रहे थे, इसलिए उनके पास मौसम का पूर्वानुमान लगाने के अपने तरीके थे। जिस दिन झाओ हाई को राजा का युद्ध ध्वज मिला, उसी दिन वेल्स ने झाओ हाई को यह भी बताया कि जनजाति के एक बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की है कि 10 दिनों में आने वाली पहली बर्फबारी पिछले 10 वर्षों में देखी गई सबसे भीषण हिमपात होगी। झाओ हाई को यह नहीं पता था कि 10 वर्षों में न देखी गई हिमपात कितनी भयंकर हो सकती है, लेकिन वह जानता था कि इससे उनके आक्रमण में काफी बाधा आएगी। हालांकि दूसरी ओर यह एक लाभ भी था, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि इस तरह के मौसम में कोई युद्ध के लिए आगे बढ़ेगा। 10 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये 10 दिन 10 साल जैसे लग रहे थे। इस युद्ध के लिए हरक्यूलियन बुल्स ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
इंतजार करते हुए वे अपनी कुल्हाड़ियों को तेज करते और अपने घोड़ों की देखभाल करते थे। इसी दौरान वेल्स ने अपने कबीले के लोगों को शराब पीने से मना कर दिया था। किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं थी। सर्दियों में जानवरों को पानी पीने से रोकना उनकी जान लेने के बराबर था। लेकिन इस बार हरक्यूलियन बुल्स ने विरोध नहीं किया और आदेश मान लिया। पानी न पी पाने के कारण वे इस ठंडे मौसम में सिर्फ व्यायाम ही कर सकते थे, कुछ तो बाहर जाकर अपने युद्ध कौशल का अभ्यास भी करते थे। ये पहली बार था जब झाओ हाई ने उस पशु मानव की आत्मा तकनीकों को देखा। आत्मा तकनीकों का उपयोग करते समय एक पशु की आकृति प्रकट होती और धीरे धीरे उनके शरीर में विलीन हो जाती, जिसके बाद उनकी शक्ति बढ़ जाती। ये देखकर झाओ हाई को अचानक ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि यह प्रक्रिया किसी आत्मा के वश में होने जैसी है, जिससे उसे उदासी का आभास हुआ। सभी की निराशा के लिए 10 दिन बीत जाने और आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद बर्फ नहीं गिरी, जिससे वेल्स में चिंता फैल गई। इसी समय मौसम का पूर्वानुमान बताने वाला बुजुर्ग वेल्स से मिलने गया। उसने वेल्स को बताया कि मौसम में कुछ बदलाव हुए हैं। इस बार उन्हें 10 साल में एक बार आने वाले हिमपात का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 50 साल में एक बार आने वाले हिमपात का सामना करना पड़ेगा। शिविर के सभी लोगों के लिए तुरंत एक जगह इकट्ठा हो जाना सबसे अच्छा होगा, अन्यथा हिमपात से उनके तंबू उड़ जाएंगे। हालांकि बुजुर्ग की पिछली भविष्यवाणी सटीक नहीं निकली, फिर भी वेल्स ने उन पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने कबीले के लोगों को तंबू लगाने और उन्हें मजबूत करने का आदेश दिया, साथ ही अपने घोड़ों के रहने के लिए कुछ अतिरिक्त तंबू भी बनवाए। इस बार बुजुर्ग की भविष्यवाणी गलत नहीं निकली। जब वे अपने तंबुओं को मजबूत कर रहे थे, तभी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उड़ते हुए चाकुओं की तरह नीचे गिरने लगे। सौभाग्य से हरक्यूलियन बुल्स अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी पूरी सेना तैनात करने के बाद वे भारी बर्फबारी के बावजूद अपनी अतिरिक्त सेना भेजने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने सभी तंबू भी एक साथ लगा दिए थे, जिससे जगह काफी गर्म हो गई थी। स्वाभाविक रूप से वेल्स और झाओ हाई का तंबू शिविर के बिल्कुल बीच में था, ताकि वे ठंड से सीधे प्रभावित न हो। वे पहले से भी ज्यादा गर्म थे। जब हिमपात हुआ, तब झाओ हाई और लौरा को पता चला कि 50 साल में एक बार आने वाला हिमपात वास्तव में कितना भयंकर होता है। लगातार 10 दिनों तक दिन रात भीषण हिमपात होता रहा। हरक्यूलियन बुल्स को तंबुओं के ऊपर जमी बर्फ को हटाने के लिए लोगों को भेजना पड़ा। काम करते समय उन्हें रस्सी से बांधना पड़ा, अन्यथा वे भयंकर तूफान में बहकर मर जाते। लौरा ने व्यस्त जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों को देखा और आह भरी, ऐसे तूफान के सामने मनुष्यों की शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर है। ये सच है, ऐसे हिमपात के सामने मनुष्य की शक्ति सचमुच नगण्य थी। यहाँ तक कि हरक्यूलियन बैलों की प्रसिद्ध शक्ति भी प्रकृति की शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती है। प्रकृति की शक्ति वास्तव में महान है। 10 दिनों के बाद आखिरकार आसमान साफ हो गया और सूरज निकल आया। हालांकि मैदान में अभी भी बहुत ठंड थी, लेकिन भयानक हिमपात आखिरकार थम गया था। पूरे शिविर में खुशी की लहर दौड़ गई। लौरा भी खुशी से झूम उठी। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच की प्रतियोगिता थी और सौभाग्य से मनुष्य विजयी रहा। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। अंतिम परिणाम देखने पर पता चला कि 123 विशालकाय बैल एक ठंड से जमकर मर गए। हालांकि यह संख्या 5 लाख की पूरी आबादी की तुलना में कम थी, फिर भी यह बहुत दुखद था। हालांकि हिमपात थम चुका था, लेकिन वेल्स तुरंत आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि तंबुओं के आसपास का इलाका बर्फ से ढका हुआ था, जो तंबुओं की ऊंचाई से भी अधिक थी। आगे बढ़ने से पहले उन्हें बर्फ को साफ करना जरूरी था। लेकिन इसके बावजूद शिविर में उत्साह का माहौल छा गया और जल्द ही बर्फ को इतना साफ कर दिया गया कि वे वहां से गुजर सके। अध्याय 300। जल्दी आगे बढ़ने में कठिनाई। बर्फ से ढके विशाल मैदान पर एक बड़ा समूह धीरे धीरे चल रहा था। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी गंजे व्यक्ति के सिर पर जू चल रहे हों। उस समय मैदानों में और कोई नहीं था। प्रेरी की सर्दियां भयानक थीं, ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान और भेड़ियों के झुंड ही प्रेरी में सबसे डरावनी चीजें थीं। सर्दियों के दौरान बीस्टमैन शायद ही कभी अपने शिविरों से बाहर निकलते हैं, और उनमें से समूह तो और भी कम। समूह में लगभग 5 लाख बीस्टमैन थे। बर्फीली भूमि खतरों से भरी होने के बावजूद समूह ने अपना सफर जारी रखा। अगर आप गौर से देखें तो इन पशु मानवों के समूह में न केवल युवा और बलवान लोग थे, बल्कि कई बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थी। ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा कबीला एक साथ चल रहा हो। ये समूह असल में हरक्यूलियन बुल जनजाति का था। इस अभियान में न केवल युवा और बलवान लोग गए, बल्कि सभी लोग गए। मैदानों में एक कहावत प्रचलित थी, जानवर बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जब तक वे जीवित हैं तब तक वे खतरनाक हैं। ये कहावत जानवरों की युद्ध शक्ति को पूरी तरह से समझाती है। कुछ बूढ़े जानवर कभी कभी युवाओं की तुलना में अधिक कठिन होते थे, क्योंकि हालांकि उनकी शक्ति पहले जितनी नहीं थी, फिर भी उनके पास वह अनुभव था जो युवाओं के पास नहीं था। हरक्यूलियन बुल महिलाओं से भी आसानी से निपटा नहीं जा सकता था। हालांकि उन्होंने बीस्टमैन की आत्मा तकनीकों का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी वे अपनी जन्मजात दिव्य शक्ति के कारण अंततः हरक्यूलियन बुल ही थी। एक पूर्ण विकसित हरक्यूलियन बुल महिला की शक्ति मानव के चौथे दर्जे के योद्धा के बराबर होती थी। इसी कारण वे बीस्टमैन के बीच बेहद खूंखार थी। हरक्यूलियन बुल्स के पास पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिलहाल कोई भी बच्चा इतना छोटा या इतना बूढ़ा नहीं था कि फाइटिंग बुल्स से बच न सके।